अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। नया दिन के साथ मैं हूँ शाज़ेब अहमद, मैं हूँ महक असलम। तो आज है हफ्ते का दूसरा दिन। थोड़े पता है मुझे ये लगता है कि पीर वाले दिन थोड़ी सुस्ती होती है, मंगल वाले दिन आप थोड़ी सी फॉर्म में आ जाते हैं, बुध वाले दिन और फॉर्म में आते हैं और इसका वीकेंड फिर आप नहीं दोबारा जरा ना सुस्त होना शुरू हो जाते हैं जब वीकेंड करीब आ रहा होता है। फिर जुम्मे रात को हमें लगता है अच्छा सिर्फ जुम्मा रह गया है, उसके बाद हफ्ता इतवार आपकी छुट्टियां हैं। तो जनाब आज बेतहाशा खबरें आपके साथ शेयर करने वाली। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ठंडे मौसम की, लेकिन इस ठंडे मौसम में एक चीज ऐसी है जिसने आग लगा दी, अवाम को गुस्से में मुब्तला कर दी। क्या है? बिल्कुल, वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। और इस पे वाकई अवाम गुस्सा का इजहार ज़रूर करेगी, क्योंकि ये जो इजाफा है वो तकरीबन 7 रुपये का इजाफा है, जिसकी अगर समरी मंजूरी हो जाती है तो 16 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल जो है वो मजीद महंगा हो सकता है। तो ये अवाम के लिए तो एक बुरी खबर है, हमने आगाज कर दिया है, लेकिन आगे अच्छी खबरें भी सामने आएंगी। अच्छी खबरें भी। और देखें कभी कभी हम कहते हैं कि अच्छा बड़ी अच्छी खबर है कि पेट्रोल सस्ता हो गया क्योंकि 1 रुपया कम कर दिया। जब बढ़ाते हैं तो 7 रुपये बढ़ा देते हैं। चले फिर 2-3 रुपए कम हो जाएगा, ये चलता रहता है, कभी हो जाता है। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। और एक और खबर हमारे पास ये है कि ट्विटर पर बेहुदा ट्रेंड्स को फरोग देने में मुलव्विस 2 मुल्ज़मान धर लिए गए हैं। ऐसा हो रहा है कि ऐसे ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं जिसमें गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो यकीनन बहुत बुरी बात भी है, क्योंकि ज़ाहिर ट्रेंड्स जो हैं वो पढ़े जाते हैं और उस पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो मेरे ख्याल में काबिल मज़म्मत है। अब फिर जो हमारी नई नस्ल है हमें देखना चाहिए कि वो क्या सीख रही है, क्या सोच रही है। और जिस तरह से जो 2 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सियासतदान भी ऐसे हैशटैग यूज़ करते हैं या इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए, जो कि नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं वो आपकी ज़हनियत की अक्कासी कर रहा होता है, आपका ब्रॉटअप क्या है। इसी पर एक्शन हो गया है, FIA ने एक्शन ले लिया इस पे और वो मजीद एक्शन भी लेंगे। और उन्होंने गिरफ्तार भी किया कुछ मुल्ज़मान को शांगला से, और उनका यही कहना है कि आगे भी गिरफ्तारियां करते रहेंगे अगर ऐसे ही ट्रेंड चलाए गए बेहुदा किस्म के। अच्छा, अगर कोई सियासतदान इस तरह का कोई ट्रेंड चलाएगा उसको भी गिरफ्तार करेंगे? अब ये तो FIA पे डिपेंड करता है कि वो क्या ये मुझे लगता है फिर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि अपोजिशन ने कोई चला दिया ट्रेंड, या अगर कोई हुकूमत की तरफ से चला और कोई गिरफ्तारी ना आई, तो अपोजिशन ही कहेगी कि जनाब अब आप फेस को देख रहे हैं, आप ट्रेंड तो नहीं देख रहे कि कौन चला रहा है। खैर और भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। कराची में स्मगल शुदा महंगा कपड़ा बेचने वालों को पकड़ा गया। तारिक रोड पर कस्टम हुकाम ने कपड़े से लदा कंटेनर पकड़ा है। कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान शरपसंदों ने गोलियां भी चलाईं। फायरिंग से कस्टम का ऑफिसर जख्मी हो गया और सरकारी क्लैशन को भी छीन ली गई है। ये आप मनासिर भी देख सकते हैं, रात गए मनासिर जब ये कार्रवाई की गई, और इसके साथ साथ जो है गिरफ्तारियां लाई गई और अब पूछगछ का अमल जारी है कि गोया जो चीज़ें हैं या हो सकता है मजीद किसी और काम में भी मुलव्विस हो। एक और ख़बर है, जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो है उठ खड़े हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो यकीनन हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज होता है, लेकिन यहाँ पर कान धरे जाते हैं, सुनी जाती है बात। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर किसान ना जाने कब से सड़कों पर हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बात करें भारत की, किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस वक्त राजधानी दिल्ली में जारी किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इसके अंदर हम जो सिख बरादरी है उन्हें सरे फहरिस्त देखें। यहाँ तक कि जो मोदी सरकार है उन पर तशद्दुद कर रही है, बजाय इसके कि वो उनकी बातें माने, उनके जो मुतालबात हैं उसको मंजूर किया जाए, वहाँ पर ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है मामला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ बैनुल अक़वामी ख़बरों की। और कोरोना की जो वबा है उसका कुछ जिक्र करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो आना शुरू हो गई हैं, मुख्तलिफ वैक्सीनेशन आ रही हैं मुख्तलिफ ममालिक से, और उसका इस्तेमाल भी अब होना शुरू हो गया है। तो हम जिक्र करते हैं अमेरिका और कनाडा का, जहाँ पर जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से ये खबर आ रही है कि FDA ने कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। और पाकिस्तान में ये वैक्सीनेशन कब शुरू होगी और कितने लोग इस वैक्सीनेशन को लगवाना चाहते हैं? महक, हम ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते। हम इसका आगे जिक्र करेंगे। अब शायद वो नहीं चाहते कि कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो कराई जाए। लेकिन खैर एक इसके अंदर ये डेवलपमेंट भी है कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर्स है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको सरकार ने इजाजत दे दी है कि उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये वैक्सीनेशन दी जाए, ताकि जो वो तबका है जो अफोर्ड कर सकता है वो इससे मुस्तफीद हो सके। कर सकते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में काफी अमीर लोग भी टूर करते हैं तो वैक्सीन भी मंगवा ही सकते हैं। खैर प्रोग्राम में आज हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। और अब वो खबर जिसको सुनते साथ या जिसका जब हम जिक्र करते हैं तो वैसे ठंड लगना शुरू हो जाती है। जी, मुल्क भर में सर्दी की लहर है और ऐसे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध है। और धुंध के बायस क्या होता है कि मोटरवे जो है उसे बंद कर दिया जाता है। पेशावर से इस्लामाबाद अब मोटरवे M1 जो उसे बंद किया गया है। स्वात मोटरवे और बुरहान इंटरचेंज को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। अगर मुख्तलिफ
इलाकों का और शहरों का जिक्र करें तो खानेवाल, बहावरपुर और रहीम यार खान और साथ ही साथ सादिकाबाद में भी धुंध। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना भी अपने नाजरीन को बहुत ज़रूरी है कि जब फॉग हो रही हो तो आप लोग फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित होती है। इसमें बहुत सारे हादसात होते हैं। गाड़ियों के दरमियान जो फासला है उसको बढ़ा के रखें, और जो मोटरवे तर्जुमान तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर वो ये हिदायत जारी करते हैं, लेकिन फिर भी लोग एहतियात नहीं करते। हम देखते हैं हादसात होते हैं, लोग जख्मी भी होते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर, आप जितनी एहतियात करेंगे रात को सफर करने से, और गैर जरूरी सफर जो है ना वो नहीं करना चाहिए, खासतौर पर मोटरवेज पर। अगर आपको जरूरत नहीं है, अक्सर हमारे लोग जो है वो सर्दी इंजॉय करने निकल पड़ते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं, कहीं घूम रहे होते हैं। कौन से लोग हैं? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, हम भी शामिल हैं। हमें मौका मिलेगा, हम भी नॉर्दर्न एरिया मैं आपसे पूछूंगी अभी ब्रेक में। खैर, आज मौसम की सूरत हाल पर हमें ज्वाइन करने के लिए मौजूद है जवाद मेमन साहब। अगर मैं ये कहूँ कि मौसम के हवाले से बड़ी अच्छी प्रेडिक्शंस आप देते हैं, और कभी कभी वो प्रेडिक्शंस गलत भी साबित होती है, ऐसा सही है ना? मैं सही कहूंगी ना? कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, सर्दी ने अब आपसे बात की है जी, सर्दी ने बात की अब आपसे। आपने मुझे लास्ट प्रोग्राम में बताया था बात होगी है, बस आ रही है अब। ऐसा हो गया, आज बात हुई है, आज सुबह ही बात हुई है। और आपको पता है, अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि सर्दी आ गई है। मुझे तो कराची में सर्दी नहीं फील हो रही, आपको फील हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बगैर जैकेट के। ये देखें, जो लाहौरी होते हैं या बाकी जिन्हें ज्यादा बर्दाश्त करने की, मतलब हम अगर सर्दी को महसूस करना चाहते हैं, हम जैकेट ना पहने। अभी ऐसी सर्दी है, अगर एंजॉय करना चाहते हैं। सर्दी आ चुकी है, क्योंकि आज सुबह जो ऑफिशियली जो है वो तकरीबन 10 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, अभी आगे मजीद कितना जो है पारा गिर सकता है? आगे मैं लास्ट टाइम आपको पता है कि हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि सिंगल डिजिट्स में जाएगा। तो अब कल से जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस कोल्ड वेव के अंदर जो है मजीद शिद्दत आएगी, और बलूचिस्तान, सिंध प्लस कराची, इन सब एरियाज में जो है वो टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाएंगे। आज सुबह जो है वो क्वेटा तकरीबन -7 था, और अंदरून सिंध और अपर सिंध में भी जो है वो कुछ इसी तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2-3 डिग्री 4 डिग्री। और कराची की अगर बात की जाए तो अब जो है वो सिंगल डिजिट्स की बात है। इस बार सर्दी थोड़ी डिले होकर आई है और ये आगे देर तक रहेगी, ऐसा है? नहीं, डिले नहीं हुई है एक्चुअली, ये थोड़ा सा पहले आई है, क्योंकि नवंबर में जो है, हाँ नवंबर में जो है हमने कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स देखे टेम्परेचर के हवाले से, स्नोफॉल के हवाले से। और इस दफ़ा एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि सीज़न जो है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होगा, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हम कह सकते हैं कि नॉर्मल टाइम पीरियड से ज़्यादा चल सकती है। अच्छा जवाद, मुझे बताएं, आगे आने वाले वक्त में हम बारिश देख रहे हैं कराची, अंदरूनी सिंध? कराची में देखें ऐसे फ़िलहाल बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है। हाँ, एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है कि दिसंबर के वेरी एंड या जनवरी के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है, जो कि अगेन कराची से कश्मीर तक तकरीबन पाकिस्तान के एरियाज़ को इफेक्ट करेगा। और इसके फ़ौरन बाद एक सीवियर कोल्ड वेव भी जो है वो नज़र आ रही है जनवरी में, दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के, क्योंकि अभी लॉन्ग रेंज है, आपको पता है कि डेली जो है इसमें चेंजेस आती रहती हैं। तो इस हवाले से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कुछ ज़्यादा बेहतर कहा जा सके। और जो समंदरी हमारे जो इलाके हैं, जो समंदर के करीब रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी ज़रा बता दें कि वो बड़ा कह रहे हैं कि जी अब कोई ठंड नहीं है और बस जितनी आनी थी आ गई है। ये भी बता दें कि कितना ये दर्जा हरारत गिर सकता है, पारा कितना नीचे जा सकता है, खासतौर पर कराची में? आपने लास्ट टाइम कराची में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि फीस लाइक टेम्परेचर जो है वो 3 से 4 डिग्री, बाकी एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो आउटस्कर्ट्स जो एरियाज़ हैं थोड़े से कराची के, बहरिया टाउन, सरजानी, मलीर, इन एरियाज़ में जो है वो 5 से 6 डिग्री, कुछ वक्त के लिए 4 डिग्री भी आप कह सकते हैं। तो ये जा सकता फील लाइक और कम हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये हो 3 डिग्री लेकिन हमें महसूस जो है वो 0 डिग्री हो रहा हो। देखिए सर्दियों में अमूमन ये होता है कि फील्स लाइक और एम्बिएंट टेम्परेचर में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। 1 से 1.5 डिग्री, मैक्सिमम 2 डिग्री का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। डिपेंड्स कि अगर हवा तेज़ चल रही है, जिस तरीके से अभी 15, 16, 17, 18 को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साइबेरियन हवाएं जो हैं वो तेज़ हो जाएंगी, तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर 45 किलोमीटर तक झक्कड़ चल सकते हैं। तो फिर फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा एम्बिएंट टेम्परेचर, और उसमें 3 से 4 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है, वो कम हो जाएगा। ठीक। अच्छा जवाब, मैं आपको यहाँ पे रोकती हूँ। लाहौर की अगर हम बात करें तो आज तीसरे दिन भी शदीद सर्दी है वहाँ पर। जो रिपोर्टर हैं उन्होंने वहाँ की तमाम सूरत हाल का जायजा लिया है, उनसे मजीद बात करते हैं। उसामा दुरानी हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं। उसामा, बताएगा इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत क्या है? ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और मौसम का जो हाल बताने वाले वहाँ पर मौजूद है वो क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम इस वक्त इंतहाई खुशगवार है। सुबह सवेरे का वक्त है और आसमान पर गहरे बादल मौजूद हैं और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में
हल्की बारिश होने का इम्कान है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। और दर्जा हरारत की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो आज दिन में बढ़कर 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज तक हल्की जो मौसम है उसमें मजीद सर्दी आएगी, दर्जा हरारत में मजीद कमी आएगी। इस वक्त अगर मैं हवा में नमी का तनासुब की बात करूं तो 95% हवा में नमी का तनासुब है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। हमने देखा पिछले 2 से 3 रोज में लाहौर की मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर बदला है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और लाहौर समेत पंजाब के जो मुख्तलिफ मैदानी इलाके हैं वहाँ पे धुंध की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। जी ठीक है, आप तफसीलन आगाह किया आपने उसामा, बहुत शुक्रिया। जवाब साहब, जैसे वो धुंध का जिक्र कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंजाब की साइड पे धुंध जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं कि ये फॉग है या स्मॉग इसको कहा जाए, लेकिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। कब तक रहेगा ये जिसका टाइम स्पैन है? ये बेसिकली तकरीबन जो है वो 1 हफ्ता और ऐसा चलेगा। अच्छा, अनटिल अनलेस कि कोई दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो इन एरियाज में बारिश हो जाती है, अगर तो कुछ बारिश हो जाती है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अभी बताया कि 95% ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर जो है वो कम है, तो ये मतलब ये इस सिचुएशन में जो है वो मॉडरेट टू हैवी फॉग ये इन एरियाज में आ जाती है। पंजाब और आगे आने वाले दिनों में जब ये कोल्ड वेव जो है मजीद थोड़ी सी सीवियर होगी तो ये सिंध के अपर एरियाज और सेंट्रल एरियाज को भी जो है वो इफेक्ट करेगा, फॉग इन एरियाज में भी होगी। अच्छा, और जवाब जैसे हम देखते हैं कि बारिश हो तो ऐसा होता है कि धुंध कम हो गई है, क्योंकि लाहौर में पिछले दिनों बारिश हुई है लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगा कि धुंध कम हुई, ज़्यादा बढ़ी है। बेसिकली इस वक्त अगेन एक सिस्टम मौजूद है वहाँ पर जो मजीद जो है वो 1 से 2 दिन और कंटिन्यू करेगा। उसके ज़ेरे असर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है उन एरियाज में, अगेन 95% है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, फॉग बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम आउट होगा और जब कोल्ड और ड्राई विंड्स जो है इन एरियाज में आएंगी तो फॉग की शिद्दत कुछ हद तक कम होगी, लेकिन ये स्प्रेड ज़रूर हो जाएगी। ठीक, जवाब बेहद शुक्रिया। मौसम पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप जहाँ जहाँ जो रह रहे हैं प्लीज़ एहतियात करें और सर्दी से बचें। एक और चीज़ है जिससे हम डेली कहते हैं कि प्लीज़ बचें आप, वो है कोरोना की दूसरी लहर, क्योंकि सर्दी में बिल्कुल क्योंकि सर्दी में इजाफा हो रहा है, साथ साथ कोरोना की जो लहर है वो बढ़ती जा रही है, इसकी शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है, कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो आवाम को एहतियात करने की ज़रूरत है, SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ मार्केट्स में देखते हैं, आप भी यकीनन जाती होंगी कि लोग बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। नहीं, मैं जाती हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया। लोग बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है, ना SOP से ख्याल रखा जाता है और तकरीबन 70 से 80% लोगों को मैं देखता हूं कि वो मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते और ना उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं, ना सैनिटाइजर यूज कर रहे होते हैं। SOPs की जो है खिलाफ वर्जी खुलेआम की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो चेक एंड बैलेंस रखने वाले लोग हैं वो हमें नजर नहीं आते। ये कहा जाता है कि हम जुर्माना कर देंगे, लेकिन जुर्माने होते नहीं हैं। अक्सर मकामात पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदगान से अपडेट हासिल करते हैं कि जब वो मार्केट्स में गए, जब उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो देखा क्या वाकई SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है या फिर आवाम के अंदर अब थोड़ी सी दूसरी लहर को लेके संजीदगी आ चुकी है। तो मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं और जान लेते हैं कि कहाँ पर क्या सूरत हाल है। कोरोना वायरस मुल्तान में 310 से ज़्यादा जिंदगियाँ ले चुका है, लेकिन अवाम के कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इस वक्त मैं मौजूद मुल्तान के हुसैना गई बाजार में, जहाँ पर शहरियों का हजूम है। आइए शहरियों से जानते हैं कि वो कोरोना SOPs पर दरामद क्यों नहीं करा रहे। हमारी भी लापरवाही है, लोगों की बहुत वाकई टेंशन बढ़ती जा रही है। मास्क जेब में पड़े हुए हैं, नहीं पहने, देखा भी देखी यानी कि, लेकिन एहतियात करनी चाहिए, बेहतर है ये। बाजार जो है ओपन जो एरिया है ना, उसमें समाजी फासला कहाँ रखेंगे? कोई मार्केट बंद हो ना, कोई जैसे के मार्ट है, इधर एक सामने मार्केटें हैं, तो उसमें तो ये अमल होता है। हमने यहाँ लाख कोशिश करी लोगों को मास्क बनाने की, बड़ा कुछ करने की, मास्क वगैरह, लोग अमल करते ही नहीं है। मास्क करते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना फिर मास्क इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम घूम फिर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो प्रॉपर इक़दाम करे और ये अवाम जो है SOPs का ख्याल बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग बैठे हुए हैं, तो ना कहीं हमें इंतज़ामिया का कोई बंदा प्रॉपर नज़र आ रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ये भी ज़रूरी है कि बंदा बीमारी से बचे, लेकिन जब आदमी ज़हनी टेंशन से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कि अब मेरी बेटे की शादी है, अब जो भी चीज़ का रेट पूछ रहा हूँ, अगर वो फर्ज करो कि मैं अगर के 5000 का सूट पसंद करता हूँ तो वो मुझे 15000 का बताते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर वो मुझे कोरोना वायरस याद नहीं रहता, मुझे अपनी चीज़ याद आ जाती है कि मैं अब क्या करूं। ये मेरे ख्याल में इस जगह में फुकदान नज़र आया इस चीज़ का कि दुकानदारों को चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां के एक टाइम में
कितने लोग अंदर आ सकते हैं और जब उन लोगों को सर्व कर दिया जाए उसके बाद दूसरे लोगों को लाया जाए, और इस चीज़ का हर दुकान पे मुझे फुकदान नज़र आया है। मैं ये कहूँगा कि शॉपकीपर्स का बहुत फॉल्ट है जी, क्योंकि शॉपकीपर्स जो है वो एहतियात नहीं कर रहे। आप ये देख सकते हैं एक एक शॉप में 50-50 लोग हैं, 60-60 लोग हैं। तो चाहिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि स्पोर्ट इनको जो है सख्ती से इन पर अमल दरामद करवाएं, और शॉपकीपर्स को भी चाहिए कि वो SOPs फॉलो करवाएं। काफ़ी सारे लोग आते बग़ैर मास्क का, और हम दुकानदारों ने तो उनको जो है ना यही दरख्वास्त है कि यार आप लोग मास्क पहन कर आ जाएं, क्योंकि ये दूसरों की भी ज़िंदगी को बचाने का भी मसला होता है, अपना भी होता है। और ये जो बढ़ता हुआ मर्ज़ है तो इसमें सारों को यही होना चाहिए कि यार ये मास्क जो है ना लाजमी ज़रूर जो है ना वो इस्तेमाल कर लें। जी मौजूद तो होते हैं लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं करते, बस ये लोगों का आज़ाद तरीके से आते हैं और आज़ाद तरीके से अपना टाइम गुजार रहे हैं, कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मुल्तान में शहरी और ना ही दुकानदार कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते दिखाई नहीं दे रहे, जबकि इंतजामिया भी कोरोना SOPs के हवाले से गैर संजीदा है। आइए लाहौर का रुख करते हैं, जहाँ पर नुमाइंदे से जानते हैं कि लाहौर की इसमें क्या सूरत हाल है। कोरोना की दूसरी लहर आई तो हुकूमत ने मतलब है किया शहरियों को कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे के करीब ना जाएं, एक दूसरे हैंड शेक ना करें। लेकिन मैं इसको सब्जी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पे लोगों का फासले बहुत कम है, बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाए, सैनिटाइजर का तो कोई इस्तेमाल नहीं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में आवाम से बात करते हैं। सर ज़रूरी है, लेकिन जिनको पता है वो तो कर रहे हैं जी, ठीक है। मेरा भी तो अभी ये देखें मास्क जेब में है, तो लेना देते, लेकिन SOPs का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इधर गुजारा ही नहीं होता जब तक सांस जुड़ना जाए, कोई फासला रखना चाहिए। पहले की नस्बत ज़्यादा कोरोना है। मास्क मेरे याद नहीं रहा, घर में मेरी जेब में होता है, हर वक्त मेरी जेब में होता है। नहीं, ये सीरियस बात है कि कोरोना है, लेकिन एहतियात भी करनी चाहिए, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जी मंडी में लोगों से बात ही तो यकीनन पता है कि SOPs क्या हैं, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, लेकिन उनका कहना है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन्हें लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है, गले मिलना पड़ता है। वजह यह है कि ये पाकिस्तानी कल्चर की वैल्यूज़ हैं। आइए आपको गुजरांवाला लेके चलते हैं, जहां साथी रिपोर्टर बताएंगे कि वहां क्या सूरत हाल है। गुजरांवाला की सूरत हाल भी लाहौर से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि गुजरांवाला की कपड़ा मार्केट में कोरोना SOPs पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है। देखें आप देख सकते हैं, इसमें कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है SOPs पे। मुझे ही देख ले, मैंने खुद नहीं पहना हुआ। जी मैंने नहीं पहना ना, मैं गिल्टी हूँ ना इस टाइम, तो एहतियात करनी चाहिए ना हमें, तो इंशाल्लाह हम एहतियात करेंगे। अभी तो इतना किसी में पूरी मार्केट में किसी में नहीं लगाया हुआ, इस वजह से शुरू में मास्क वगैरह की। तो क्या आपको लगता है ज़रूरत नहीं है, कोरोना कुछ भी नहीं है? नहीं, पहले था, अब कुछ भी नहीं है। ये कहना कि ये इन लोगों को शौर ही नहीं है, एक सबको पता है कि एक वबा है, बीमारी है। सर कोरोना है ही नहीं है यहाँ, किधर कोरोना तो कोई भी नहीं है, यूँ ही अफवाह फैली हुई है कि कोरोना कोई कोरोना नहीं है। हुकूमत का रोना है जी, जो है कोरोना नहीं है। हम काम कर रहे हैं इधर से, लॉकडाउन में जब बहुत सख्त कोरोना था तब भी हम काम कर रहे थे, उस टाइम भी मजदूरी कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, आपने देखा कि गुजरांवाला की जो मार्केट है वहाँ पे तो कोरोना SOPs पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और लोगों का यही कहना है कि हमारा अल्लाह वारिस है। तो हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे, लोग कितनी गैर संजीदगी से दूसरी लहर को ले रहे हैं, या आपने देखा जो कि नहीं लेना चाहिए गैर संजीदगी से, क्योंकि हम बार बार एक ही बात करें कि दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है। कोरोना की अगर पहली लहर की बात करें तो पहली लहर के दौरान पाकिस्तान की जेलों में कैदियों की तादाद में 8.7% इजाफा देखने में आया। एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से अदालतों को कार्रवाई महदूद होने की वजह से कैदियों को पेशियां रोक दी गई, यानी कैदी जो थे वो पेश नहीं हुए, उनकी पेशियां रोकी गई। जबकि अप्रैल से अगस्त के दौरान जेल में कैदियों की तादाद 73,000 से बढ़कर 79,000 तक पहुंच गई। बिल्कुल, और हो ऐसा रहा है कि आप गिरफ्तारियां तो नहीं रोक सकते, ज़ाहिर जो भी कानून तोड़ेगा उसे गिरफ्तार तो करना है, लेकिन क्योंकि अदालतों में पेशियां नहीं हो रही हैं, इस वजह से जो तादाद है कैदियों की वो बढ़ती जा रही है। और इन 79,000 में से अंडर ट्रायल कैदियों की तादाद 53,000 है। जबकि दूसरी जानिब रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि कोविड की वजह से मुल्जिमान की गिरफ्तारियां नहीं रोकी जा सकती। जैसा कि शाह साहब आपने बात की कि गिरफ्तारियां तो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन उनकी पेशियां रोकी गई हैं, और ना ही कोविड के बायस इनको छूट दी जा सकती है। क्या है, ठीक है, अगर कोरोना तो आप ये कह देंगे अगर जेलों में तादाद बढ़ती जाएगी सॉरी,
तो जेलों में तादाद बढ़ती जाएगी तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, कैसे एसओपी से ख्याल रखा जाएगा? आई थिंक हमारे जो जेल के इकदाम है वो थोड़े बेहतर हैं, जेलों के अंदर बेहतर इकदाम किए जा सकते हैं। रवां साल मार्च में कोविड के फैलाव को रोकने के लिए इस्लामाबाद के लॉकअप और अडियाला सेंटर जेल से 230 कैदियों को निकाला गया था, जबकि इस दौरान सिंध से 519 कैदियों को रिहा कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नए अहकाम जारी करते हुए सिर्फ महदूद तादाद में कैदियों की रिहाई का हुक्मनामा जारी किया। खास तौर पर उन कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया गया जिन्होंने अपनी कैद पूरी कर ली है या फिर उनकी कैद खत्म होने में सिर्फ 6 माह या फिर इससे भी कम का अरसा रह गया। जेलों की इंतजामिया के मुताबिक कैदियों की मुसलसल आमद के नतीजे में जेल के अंदर समाजी दूरी मुमकिन नहीं बनाई जा सकती। आप वाली बात है, लेकिन अगर इकदाम करने पर आए तो इकदाम किए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप मुलजिमान को कह तो नहीं सकते कि जाओ आप बिल्कुल आप जुर्म करें क्योंकि कोरोना है, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। लेकिन फिर जेलों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। कैसे इसको पॉसिबल बनाया जाएगा? बढ़ाएं आप, इकदाम अच्छे करें ताकि एटलीस्ट जो जेल के अंदर लोग हैं, क्योंकि जेल के अंदर जो है वो जाहिर सी बात है मिल बैठ के तो खेल रहे होते हैं कुछ कार्ड्स वगैरह या कुछ भी, तो इस चीज़ को रोकना है। और एक और चीज़ है जिससे आपने रुकना है, होशियार रहना है, वो ये है कि मिलते जुलते नामों से आपने धोखा नहीं खाना। मार्केट जाएं तो सिर्फ और सिर्फ सुपर कर्नल राइस ही घर लेकर। आपके घर कौन से चावल आते हैं? मेरे पास मुख्तलिफ चावल आते हैं, लेकिन ये मामला बहुत अहम है क्योंकि सऊदी अरब में पाकिस्तानी ट्रेडमार्क जो सुपर कर्नल से मिलता जुलता नाम रखकर चावल बेचने वाली कंपनी मुश्किल में आ गई है। सऊदी हुकाम ने कंपनी की ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मनसूख करके उसे डीलिस्ट भी कर दिया है। महक और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सनत व तिजारत रज़ाक दाऊद ने ट्विटर पर खुशखबरी ये सुनाई है कि राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से वजारत को खत लिखकर दरखास्त की गई थी कि सऊदी अरब के साथ मामला सिफारती सतह पर उठाया जाए, जिसके बाद जद्दा में पाकिस्तानी मिशन के कमर्शियल सेक्शन ने यह मामला उठाया और पाकिस्तान की जीत हुई है। यहाँ तो मसला हल हो गया, लेकिन यूरोपीय यूनियन में भारत का बासमती चावल को खालिस इंडियन प्रोडक्ट करार देने का दावा पाकिस्तानी चावल की बरामदात के लिए अब भी खतरा बना हुआ है। बिल्कुल, और भारत ने यूरोपीय यूनियन में जेआई कवानीन के तहत दरखास्त जमा कराई है और भारत की कोशिशों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। हम चाह रहे हैं कि जरा सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाए। चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान अब्दुल क़य्यूम पराचा साहब ने। पराचा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि सालाना सऊदी अरब कितना चावल पाकिस्तान से जाता है और लोकल कंपनी की कोशिश से कितना नुकसान हो रहा था? अच्छा, देखिए, पाकिस्तान से 2017 में तकरीबन 87,000 टन गया है, 2018 में अराउंड 93 और 95,000 टन और 2019 में 1,45,000 टन, तकरीबन आप समझिए $10 मिलियन के $102 मिलियन के करीब हमारा चावल गया। ये 3 साल से इसकी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं वहाँ पर। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल होगा कि कितना नुकसान होगा लोकल कंपनी के, कि ये तो अभी इनिशियल स्टेज पे था, तो इंशाल्लाह ताला को ऐसा नुकसान नहीं हुआ होगा। और चूंकि एमिकेबली हल हो गया है तो हमारा चावल इंशाल्लाह इसी तरीके से वहाँ पर ज़्यादा जाता रहेगा। अच्छा पराचा साहब, वैसे तो दुनिया भर में 15% तकरीबन पाकिस्तानी चावल इस्तेमाल होता है, लेकिन ख़ास तौर पर जो कोरोना वबा के दौरान क्या सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है? क्या हमारे गैर मुल्की ऑर्डर्स जो हैं उसमें कोई इजाफा हुआ है या कमी आई है? शुरू में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। शुरू में तो कुछ पैनिक की वजह से कुछ लोगों ने या कुछ बायर्स ने ज़्यादा बाइंग की, लेकिन बाद में जब रियलाइज़ ये हुआ कि कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से कंजम्पशन हर जगह कम हो गई हैं, तो इसका इफ़ेक्ट कोई अच्छा नहीं आया कंजम्पशंस पे, एक्सपोर्ट्स पे। और सेकेंडली इंडिया का पिछले साल का भी कुछ हम ये देख रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड था और इस साल की उनकी बम्पर क्रॉप, तो इन दोनों की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी कम ही हो रही हैं, ज़्यादा नहीं हुई। हमको बढ़ा नहीं सके फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है पराचा साहब, इसी मामले पर अगर हम भारत का जिक्र कर लें, भारत हर महाज पे शिकस्त खा लेता है लेकिन उसे सुकून फिर भी नहीं आता। बासमती चावल से मुताल्लिक यूरोपीय यूनियन में भारतीय दावे पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हमारा कोई इससे पहले 2003 था, एग्जैक्टली 2004 में ख्याल में एक एग्रीमेंट हुआ था यूरोपियन यूनियन के साथ में इंडिया के साथ, कि जिसमें हमारी ये जॉइंट हेरिटेज मानी गई थी। इंडिया ने फॉर सम रीजंस वी वुड से मैलिफाइड रीजंस होंगे उनके, कि उन्होंने अपनी सिर्फ जीआई टैगिंग के लिए वहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो हमने इनको अपोज किया है।
अब इसके अंदर एक लंबा प्रोसेस है, कोई 8-10 महीने का, और इस प्रोसेस के बाद जो है इसका फैसला होगा और मोस्ट प्रॉब्ली बन चुके हमारे फेवर में होगा। तो यानी सिर्फ इंडिया की हेरिटेज ये है नहीं, और ये सब लोग जानते हैं, शुरू से बचपन से हर वक्त आप सुनते आए हैं कि बासमती जो है ना वो सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पाकिस्तान की ओरिजिन पाकिस्तान से। तो इसलिए हमारा यही मौक़िफ़ है और इसी मौक़िफ़ को लेके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेटमेंट्स जब हमारी दाखिल करनी होगी तो हम इसी के साथ। अच्छा पराजू साहब, अगर यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल भारत के नाम हो जाता है तो हमें कितना नुकसान हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं? यार इसका जवाब तो मेरे ख्याल में ये है कि ऐसा होगा ही नहीं इंशाल्लाह, बल्कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि यानी हम इसमें सिर्फ इंडिया को ये मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, आपने हमें तफसीलन बताया इस बासमती चावल के हवाले से भी। चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर अब्दुल क़य्यूम पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो तफसीलन आगाह कर रहे थे ये पूरा मामला है क्या। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस वबा से मुतासर अफराद की तादाद में अब मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जबकि मुल्क में वबा से बचाव की चीन के तैयार करदा वैक्सीन की आजमाइश भी जारी है। और गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की मुखालफत भी सामने आई है और 37% अफराद का यह कहना है कि वो वैक्सीन दस्तयाब होने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि लोग अभी भी ये नहीं चाहते कि वैक्सीन का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे अफराद हैं जो नहीं चाहते कि वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह जाने क्या चाहते हैं। दुनिया भर में 27% लोग कोरोना वायरस वैक्सीन की मुखालिफत करते हमें नजर आए। तमाम सूरत हाल पर हमने सोचा कि हम ज्वाइन करें बिलाल गिलानी साहब को अपने साथ और उनसे जानें कि जब सर्वे किया गया तो कितने लोग ऐसे थे जिनसे सवाल पूछे गए, जिनकी राय सामने आई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सैंपल साइज क्या था सर्वे का, कितने अफराद से सवाल पूछे गए और क्या जवाब थे लोगों के? जी, ये जो सर्वे था ये गैलप पाकिस्तान की जो एक कोरोना के हवाले से एक ट्रैकर सर्वेज की सीरीज़ है, उसमें ये 9th सर्वे था सिंस द स्टार्ट ऑफ द कोविड-19। इसमें हमने तकरीबन कोई शुमारियाती तौर पर चुने गए 1200 अफराद से राय ली, और ये सर्वे हमने पाकिस्तान में भी किया और दीगर कंपनीज़ ने दुनिया भर में भी किया। तो मैं आपके सामने, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसके 2-3 जो अहम नुकात जो मुझे समझ आए वो आपके सामने रखना चाहूँगा। तो एक तो ये चीज़ कि पाकिस्तान में तकरीबन 10 में से 6 अफराद तो विलिंग हैं कि वो एक वैक्सीन जो कोरोना को रोकने में कामयाब हो जाए उसको इस्तेमाल करने के लिए एग्री करते हैं, मगर काफ़ी बड़ी तादाद 10 में से 4 अफराद ये कहते हैं कि वो या नहीं लेंगे या वो यकीनी तौर पे ये कहते हैं कि वो नहीं लेंगे। तकरीबन 25% अफराद ने ये कहा हमें कि अगर वैक्सीन बन भी जाए और वो कारामद भी महसूस हो तो वो ये वैक्सीन नहीं लेंगे। इसको जब हमने कंपैरिजन किया बाकी दुनिया के साथ, क्योंकि ये कोरोना के हवाले से और वैक्सीन के हवाले से शकूक शुबात जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तक पर सिर्फ नहीं है बल्कि दुनिया भर में भी हैं। जी, तो वहाँ पर ये शरह पाकिस्तान से थोड़ी सी कम महसूस हुई ऐसे लोगों की कि जो वैक्सीन के हवाले से कोई शकूक शुबात रखते हैं। तो दुनिया भर में कोई 27%, जो पाकिस्तान में 40% है, वहाँ पर 27% अफराद ने ऐसा कहा कि वो वैक्सीन को नहीं लगाएंगे। हमारे जो थोड़े तशवीश का बायस है, हमारे नेबर मुल्क इंडिया में ये शरह सिर्फ 13% है। अच्छा, जिन्होंने कहा कि हम नहीं लगवाएंगे। जी बिल्कुल। और वहाँ या पाकिस्तान में जो चीज़ 40% है वो वहाँ पर सिर्फ 13% है। मगर शायद इसलिए भी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसलिए भी कि भारत में मामला कुछ ज़्यादा ख़राब भी है, वहाँ पे कोरोना के केसेस भी ज़्यादा हैं, ये वजह आपको लगती है? बिल्कुल, इस पे यानी कुछ कॉम्प्लेक्स ही वजूहात है। मसलन हमने ये भी देखा कि फ्रांस जैसे मुल्क में जहाँ यानी वैक्सीन्स यूजुअली लोग लगवाते हैं, एक हेल्थ सिस्टम मजबूत है, एक लेजिटिमेसी है मेडिसिन की भी, वहाँ पर भी तकरीबन 46% लोगों ने, ये दुनिया में हाईएस्ट है,
कि वहाँ पर 46% लोगों ने ये कहा कि वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पे पाकिस्तानी और दुनिया भर में लोग जो हैं वो इसको वैक्सीन के बारे में एक शकूक व शुबात रखते हैं। तो इसमें पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो अवामिल है जो आप भी कह रहे थे अब्दुल्ला, जो एक तरह की डिसबिलीव पाई जाती है कि कोरोना है भी या नहीं भी। ये हमने 7-8 महीने जब लोगों का पब्लिक ओपिनियन ट्रैक किया तो तकरीबन 10 में से 4 पाकिस्तानी हमेशा ये कहते रहे कि या तो कोरोना है नहीं, या ये कोई इंटरनेशनल साजिश है, या ये कि हम या हमारा जो मोहल्ला है, हमारा गाँव जो है यहाँ तक नहीं पहुँचा, तो इसलिए हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में खौफ ना रखते हो, किसी के बारे में आप उसको दुरुस्त ही ना समझते हो, आप उसको फेक समझते हो, तो उसके बारे में वैक्सीन लेना एक थोड़ा सा मुश्किल मरहला है। जो सेकंड में इसमें हमने देखा वो ये कि और जो कि दुरुस्त भी है, यानी हर इंसान को सोचना चाहिए इसके बारे में कि जो वैक्सीन इटसेल्फ है वो कितनी सेफ़ है। तो इसमें हमने कुछ देखा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अभी नहीं मगर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इसके बारे में सोचेंगे जब और लोग पी लेंगे। तो ये 2 मेन एक वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी भी और दुनिया भर में। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने मुझे कहा कि फ्रांस में 46% है, ठीक है? तो पाकिस्तान की तो पाकिस्तानियों की तो सोच आपने बता दी, जहाँ पे पाकिस्तान ने हमने देखा कि 40% लोग ये कह रहे हैं कि शायद इंटरनेशनल साजिश है क्या। तो फिर फ्रांस के लोग जहाँ पे हम कहते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या सोच रखते हैं जो 46% पाकिस्तान से भी ज़्यादा वहाँ पे पाए जा रहे हैं? जी, एक आपके लिए दिलचस्प होगी बात, ये दुनिया भर में हम पाकिस्तान में अपने आप को काफ़ी ब्लेम करते हैं, कई चीज़ें उतनी ब्लेम के काबिल होती नहीं है। दुनिया भर में भी एक वैक्सीन्स के ख़िलाफ़, कोरोना से पहले एक वैक्सीन्स के ख़िलाफ़ मुहिम सी एक चली, जिसमें बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने भी शामिल हुए, और उसमें उनका बिलीफ जो है वो उससे सिमिलर था जो हम पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक छोटा तबका कहता है कि वैक्सीन्स जो हैं इसको फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो कई दफ़ा अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो ज़रूरी तो है मगर उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये बढ़ा चढ़ा कर एक्सप्लेन करते हैं। कुछ यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में इससे सिमिलर हुआ भी, जैसे 1970s में एक फ्लू वैक्सीन जो है वो पूरे अमेरिका को पिलाई गई, जिसके बाद ये नज़र ये आया कि शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर ये कि उसकी ज़रूरत में उतनी उसकी ज़रूरत नहीं थी जितना उनको पिला दिया गया। तो दुनिया भर में वैक्सीन्स के हवाले से एक शकूक व शुबात पाए जाते हैं। ज़्यादातर उनमें जो शकूक व शुबात हैं वो फेक होते हैं, वो कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, उनमें कोई साइंस नहीं है। अच्छा बिलाल साहब, इसमें सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें WHO क्या किरदार अदा कर सकता है? आप समझते हैं कि हुकूमतों को पाबंद भी किया जा सकता है, ममालिक को पाबंद किया जा सकता है कि जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो पोलियो मुहिम है उसका आगाज़ होता है और हर बच्चे को लगाई जाती है, ऐसी जो वैक्सीनेशन है इसकी कोरोना वायरस की वो भी हर फर्द को लगाई जाए और वो लाजिम करार दे दी जाए ताकि जो लोग हैं वो उससे मना ना कर सकें? जी बिल्कुल, इस पे दुनिया भर में हम भी और भी दीगर रिसर्च फर्म्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं कि एक तरह की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। जो आप कह रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो जब तक एक हर्ड इम्यूनिटी लेवल पर तमाम अफराद को डिलीवर ना हो गई तो जो दीगर अफराद हैं उनके लिए ये एक बीमारी जो है वो मौलिक तौर पर रहेगी। तो तकरीबन 6 to 7 in 10 पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको सक्सेसफुली देना ज़रूरी है। तो उसमें एक तरफ तो लॉ और इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, दूसरी तरफ आई थिंक हमें कन्विंस करने की ज़रूरत है लोगों को, और उसके लिए जो ओपिनियन मेकर्स हैं आप जैसे पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है और ख़ुद डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है। मसलन यूके में अब जब वैक्सीन रोल आउट हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपने खुद भी और अपने MPs को भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों के सामने वो दवाई पिए ताकि ये साबित हो सके कि ये कोई इसमें जो मोहलिक चीज़ है वो कोई ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में आपको या आवाम को सोचना चाहिए। ठीक। अच्छा बिलाल, मैं लास्ट में एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो ये सर्वे किया गया इसमें किस उम्र के अफराद शामिल थे जिनसे आपने सवाल पूछे या जिन्होंने इसकी मुखालिफत की? कोई एज आप मुझे बता सकते हैं?
जी, इसमें जो सर्वे है ये 18 साल से बड़ी उम्र के अफराद में किया गया। हमने इसमें और चारों सूबों के नुमाइंदे उसमें मौजूद थे। इसमें अर्बन इलाकों के लोग भी थे, रूरल इलाकों के लोग भी थे। इसमें एक दिलचस्प चीज़ हमने ये देखी कि इसमें वैक्सीन के हवाले से जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, 10 में से 6 पाकिस्तानी पीने के हक में भी हैं, वो बहुत वेरी नहीं करती, ना एज से, ना अर्बन रूरल से, ना मुख्तलिफ सूबों में। एक तरह का यकसा तौर पर मकबूलियत भी है और मुखालफत भी है पूरे मुल्क में। ठीक, बिलाल बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद। सर्वे किया गया, उससे मुतालिक बता रहे थे कि जितने % लोग हैं जिन्होंने इसकी मुखालिफत की है और कितने % लोग हैं जो कि इसके हक में है कि ठीक है वैक्सीन अगर आ रही तो उसे लगाया जाए। आगे बढ़ते हैं और ज़रा पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। पूरी दुनिया से पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान की शान कहलाए जाते हैं। तो हसन अली की बात कर लेते हैं। फास्ट बॉलर हसन अली क्रिकेट के बाद टिकटॉक पर भी छाए हुए हैं। उनके मद्दा हसन अली को टिकटॉक की दुनिया का बेताज बादशाह करार दे रहे हैं। बिल्कुल, हसन अली की अहलिया सामिया आरजू के हमरा वो सोशल मीडिया पर एक टिकटॉक वीडियो खूब वायरल हो रही है और उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे एक गाने पर परफॉर्म किया जा रहा है। और हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो टिकटॉक में पीछे नहीं है, वैसे बड़ी अच्छी वीडियो लाते हैं। नाज़रीन को दिखा देते हैं पूरी वीडियो। हसन अली जो है ना बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं, बड़े मुख्तलिफ एक्शंस करते हैं। क्रिकेट में भी नहीं, बॉलिंग अच्छी करते हैं और साथ साथ जो टिकटॉक है वो भी बड़ी अच्छी बनाते हैं। आपका टिकटॉक पे अकाउंट है? नहीं, मेरा नहीं है, लेकिन आपका है, मुझे पता है। वो फेक है, मैं काफी दफा चुप के बनाया है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं और बात ये करते हैं कि जनीवा में शेफ ने चॉकलेट से हाथी का मुजस्समा बना लिया है। और चॉकलेट जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी होती है, जैसे मिर्ज़ा गालिब भी कहते थे कि जितने ज़्यादा आम होंगे उतना ज़्यादा उनको मज़ा आता था। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा चॉकलेट होगी उतना ज़्यादा हमें खुशी होती है। तो एक शेफ़ ने हाथी का मुजस्समा बनाया है चॉकलेट से और जो मुख्तलिफ अज़ा हैं हाथी के वो बनाते देखा जा सकता है। वीडियो को फेसबुक पर अब तक तकरीबन 11 लाख बार देखा जा चुका है। इसका मतलब है कि बड़े शौकीन बैठे हुए फेसबुक पे जो चॉकलेट को पसंद करते हैं। सार्फिन की जानिब से हज़ारों मरतबा शेयर भी की गई और इस पर तबसरे भी किए जा रहे हैं। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं और कितने मजे के लग रहे हैं ना कि व्हाइट चॉकलेट भी मुझे लगता है। अच्छा, जो इसके जो दांत हैं हाथी के, ये भी चॉकलेट के हैं या व्हाइट चॉकलेट है? अच्छा, व्हाइट चॉकलेट है। आपको चॉकलेट मुझे लगता है नहीं पसंद इतनी? नहीं, मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे व्हाइट चॉकलेट नहीं पसंद है। ये मुझे लगता है ब्लैक चॉकलेट और जो वाइट चॉकलेट है दोनों को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अच्छा जी, एक और खबर है अमेरिका से, जहां पर 7 साल बच्ची ने 80 किलोग्राम वजन उठाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। आप उठा सकते हैं इतना ज्यादा? मैं आपसे सवाल पूछने वाला था क्योंकि बच्ची की बात करें, 11 साल की बच्ची, आपकी उम्र तो मैं नहीं पूछूंगा, ये जरूर बताएं कि आप वेट लिफ्टिंग कितना वजन उठा सकती हैं? कि वो 4 फुट की रूरी वेन 80 किलोग्राम डेड लिफ्टिंग कर सकती हैं और जबकि 61 किलोग्राम के साथ स्क्वाट भी कर सकती हैं। रूरी वेन को अमेरिका की तारीख में कम उम्र तरीन यूथ नेशनल चैंपियन बनने का एजाज़ भी हासिल है और उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 11 साल है। और देखें वो बेहतरीन तरीके से ये कर भी रही हैं। शाज़ेब, कुछ सीखे आप? हाँ, नहीं, मुझे मोटिवेशन मिल रही है, मैं आज से जाके जिम ज्वाइन करता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए खबर ये है कि यूक्रेन, जहां पर एक खातून को बर्फीली सड़क पर देखा गया जब वो सड़क पार करने लगी और ये वो वीडियो है जिसको मैंने आज सुबह से 2 मरतबा देख चुकी हूँ। अच्छा, वो बार-बार कोशिश कर रही हैं किस तरीके से वो इसको पार कर सकें। जो वहां से लोग आ रहे हैं वो तो ये तरीका इस्तेमाल करें कि वो स्लिप होते हुए आते हैं और एंड तक आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ना वो हाइटेड है जगह, तो वो कोशिश कर रहे हैं मुझे, लेकिन नहीं, ये असली है कि वो बेचारी बार-बार मुंह के बल गिर जाती हैं और फिर पीछे की तरफ उन्हें पलटना पड़ता है। वैसे कोई और तरीका इस्तेमाल कर सकती हैं, थोड़ा साइड से जाके कोशिश करती हैं कि वहां सीढ़ियों पे चली जाएं, लेकिन पता नहीं क्यों एक ही तरीका अपनाई जा रही हैं और बार-बार उसी रास्ते से जाने की कोशिश कर रही हैं जहाँ से वो स्लिप हो रही हैं और उसी रास्ते से वो वापस आ जाती हैं और फिर मुसलसल कोशिश करती जा रही हैं। तो ये बड़ा एक मुझे टॉम एंड जेरी का कोई सीन लग रहा है कि ये बार-बार कोशिश कर रही है। हमने देखा कि एक साहब ने उन्हें मदद करने की पेशकश भी की मगर वो फिर भी नाकाम नजर आए और खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है, लोग देख रहे हैं, उन्हें एंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब, ये तो पूरी दुनिया का अहवाल था जो कि हमने आपको बताया। अभी आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर है लाहौर से। लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ था। पीटीएम की मरकजी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद हकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब समेत मुताद्दिद रहनुमाओं को नामजद किया गया है। FIR में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, साउंड सिस्टम एक्ट समेत 15 दफात शामिल की गई हैं। ठीक है, इसी में मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है जहांगीर खान। जहांगीर, हमें ये बताइएगा कि जो दफात इसमें शामिल की गई हैं, ये कौन कौन सी दफात हैं जो 15 दफात शामिल की गई हैं?
ये पीडीएम की मरकजी क़यादत के खिलाफ मुकदमा थाना लारी अड्डा में ग्रेटर इकबाल पार्क के सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद जमीर की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें मरियम नवाज समेत 40 के करीब रहनुमाओं को नामजद किया गया है, जबकि 125 नामालूम कारकुनों को भी इसी मुकदमे में शामिल किया गया है। और इसमें जो सेक्शंस लगाई गई हैं, जो दफात लगाई गई हैं, वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, थ्रेट अलर्ट के बावजूद शहरियों की जिंदगी को खतरे में डालना, ट्रैफिक ब्लॉक करना, साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी, कार्य सरकार में मुदाखलत, इमलाक को नुकसान पहुंचाना और मीनार पाकिस्तान की हुर्मत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने की दफात इसमें शामिल की गई हैं। और इसमें जो अमला है उस पर तशद्दुद करने और इमलाक को तोड़ फोड़ करके नुकसान पहुंचाने की सेक्शन भी इसी मुकदमे में शामिल की गई है। इससे पहले 2 मुकदमा जो है वो कारकुनों के खिलाफ दर्ज किए गए थे, लेकिन ये मरकजी क़यादत के खिलाफ मुकदमा है जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में थाना लारी अड्डा में दर्ज किया गया है, जिसमें 15 दफात जो है वो लगाई गई। अच्छा जहांगीर, हम देख रहे थे कि जब जलसा खत्म हुआ तो PHA की जानिब से ये कहा गया कि इमलाक को जितना नुकसान लगाया गया उसका तखमीना लगाया जाए और फिर बताया जाए कि आया हमने इतनी लागत लगाई थी, क्योंकि हम देख रहे हैं मीनार पाकिस्तान जो जगह है उसकी लागत, उसकी बनावट पे बड़े पैसे लगते हैं, तो वो कोई तखमीना सामने आ सका कि इतना नुकसान हुआ है? इस FIR में भी इसका जिक्र किया गया है कि लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई फिगर जो है वो अभी कोर्ट में नहीं किया गया। इसके बारे में जो इंतजामी है उसका कहना है कि अभी अंदाजा लगाया जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इमलाक को कितने लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो जिले इंतजामिया को भिजवाई जाएगी। अभी जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें जो लोग नामजद किए गए हैं उसमें मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, उस्मा बुखारी, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, शाहिद खान आबादी समेत 40 के करीब रहनुमा जो है वो इसमें नामजद, 125 नामालूम कारकुनों को शामिल किया गया। ठीक, और हम कल बात भी कर रहे थे शाहजेब, जब हमने शिबली फराज साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई गिरफ्तारी भी होगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा जिन्होंने इमलाक को नुकसान पहुंचाया और जिन्होंने जो है मीनार पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान की शान है उसका जंगला तोड़ के अंदर गए, और ग्रेटर इकबाल पार्क जिसकी तज़ीनो आराइश पर हम देखते हैं कि बहुत पैसे लगते हैं, PHS को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और उन्होंने ये कहा कि हम गिरफ्तारियां भी करेंगे। और आज हमने देखा साथ जो SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इंतजामिया इसके बारे में पहले कह चुकी थी, उनके खिलाफ लाजमी कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई हो चुकी है, हो रही है, FIR दर्ज कर ली गई है, 15 मुख्तलिफ दफात में शामिल की गई है। जहांगीर खान, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन हमें बता रहे थे इस मामले पर। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कि कोरोना की फौरी तशखीस होगी और वो किस तरह मोबाइल फ़ोन के जरिए। मोबाइल फ़ोन से कैसे होगी? हम टेस्ट कराते हैं उसके बाद हमें पता लगता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन से ये तशखीस की जाएगी। ये कारनामा अंजाम दिया है कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी ने, और वो डॉक्टर हैं नकीब खालिद। और अब टेस्ट जो है उसका मैकेनिज्म क्या होगा, कितनी देर में रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, इसका क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से ये काम करती है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं डॉक्टर नकीब साहब। डॉक्टर साहब जरा बताइएगा कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, मोबाइल आखिर किस तरह कोरोना की तशखीस करेगा? कि अभी तक तो जो तशखीस की जा रही है वो टेस्ट के जरिए की जा रही है, तो इसका क्या मैकेनिज्म होगा? जी, आपने दुरुस्त फरमाया। इस वक्त जो डायग्नोस्टिक्स है वो एक बहुत पेचीदा और लंबा अमल है, जिसमें कि आप सैंपल लेते हैं, फिर किसी ख़ास चीज़ में डाल के लैब में ले जाया जाता है और वहाँ पे उसकी एक्सट्रैक्शन होती है, एम्प्लीफिकेशन होती है, फिर PCR में डाल के उसको रीड किया जाता है, जिसमें 8, 9, 10 घंटे लग जाते हैं। और ये अमल इतना पेचीदा है कि इसमें बहुत सी जगहें होती हैं जिसमें एरर हो जाता है, जिससे हमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, मैं बोलूं? जी हमारी जो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में पहली बार हुआ है कि हमारे पास जो अहलियत है वो ये है कि हम कोरोना का जो ख़ास एक यूनिक मॉलिक्यूल है जिसे हम S1 कहते हैं, एक स्पाइक प्रोटीन है जो उसके सरफेस पे होती है, उसको हमें ख़ास मॉलिक्यूल के ज़रिए डिटेक्ट कर लेते हैं। और उस अमल में एक मॉलिक्यूलर लेवल का एक स्विच हमने तैयार किया है। तो जैसे ही वो मॉलिक्यूल कोरोना वायरस के साथ मिलेगा तो वो ऑन हो जाता है और उसमें से लाइट निकलने लगती है। अब ये लाइट इतनी कम होती है कि आम आँख या माइक्रोस्कोप या आपका PCR
उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा नकीब साहब, मैं थोड़ा सा इसको समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये आम शख्स भी ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकता है, इसकी तशखीस कर सकता है, या फिर ये डॉक्टर्स ही रिकमेंड करेंगे और वो एडवाइस देंगे, उसके बाद डॉक्टर्स खुद इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके इसका जो तशखीस है वो की जाएगी मरीजों में? थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। इसकी खूबी टेक्नोलॉजी की यही है, और टेक्नोलॉजी करती ये है कि जो मुश्किल काम है उसको उन लोगों के लिए मुमकिन बना देती है जिनको वो नहीं आता है काम। ठीक है ना, जैसे आप विंडोज इस्तेमाल करते हैं तो आम आदमी तो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, लेकिन विंडोज पे बैठ के वो सारे काम कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए इसी तरह हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, इजाद की है, वो आप घर में बैठ के बगैर कहीं जाए हुए आप अपने स्मार्टफोन को इस्तेमाल करके, और जो हमारा रिएजेंट जो वॉयल में दस्तयाब होगा वो आप रख लें घर में, जब या अपने बैग में या जहाँ पे भी रख लें, क्योंकि ये सारा काम रूम टेम्परेचर पे होता है, जबकि आमतौर पे जो वायरस का सैंपल लिया जाता है उसको एक लो टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब फिर एक्यूरेसी स्लाइवा लिया और उस वॉयल में डाल दिया, और उस वॉयल में रिएक्शन होगा जो पलक झपकते में हो जाता है, क्योंकि हमने एम्प्लीफिकेशन नहीं करनी वायरस के मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें टाइम ही नहीं लगता, इट्स इंस्टेंट। सो यू, और उसको फिर आप एक होल्डर में रख देंगे। मेरा ख्याल मैंने आपके प्रोड्यूसर से शेयर की थी वीडियो जिसमें आप दिखा सकती हैं कि वो अमल कैसे होता है। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, वो अमल कैसे होता है ये आपने बताया, उसका मैकेनिज्म क्या है ये भी आपने बताया। थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि एक्यूरेसी क्या है उसकी, कितनी परसेंटेज कही जा सकती है कि वो परसेंटेज ठीक होगी, एक्यूरेट होगी रिजल्ट्स में? क्योंकि इसमें वो तमाम स्टेप्स नहीं हैं जो पीसीआर में प्रॉब्लम और एरर का बायस बनते हैं। तो हमारा इन हाउस डेटा तो बताता है कि यू नो दिस इज एज गुड एज यू कैन गेट एनीवेयर। अच्छा। तो अब हम हेल्थ कनाडा के साथ उनकी कंप्लायंस पूरी कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी कंप्लायंस होगी, अप्रूवल मिलेगा, तो ये मार्केट में आ जाएगी। ठीक, तो डॉक्टर साहब ये जो ऐप है ये हर आदमी की पहुंच में होगी या ये कमर्शियल होगी, इसको खरीदा जाएगा फिर इस्तेमाल किया जाएगा? प्लीज़ ज़रा इससे मुतालिक भी बताइएगा। देखें, अगर वो आम आदमी की पहुंच में नहीं होगी तो बिकेगी नहीं। अच्छा, तो इट हैज़ टू बी यू नो, और टेक्नोलॉजी का अगेन फ़ायदा ये होता है कि वो मुश्किल काम सस्ते में कर देता है, और यही हमारा एक यू नो रोल है कि हम जो इल्म हमने सीखा है बहुत अरसे में, अच्छा, उसका फायदा उन लोगों को पहुंचा दें जो कि ये इल्म नहीं सीख सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा कंफर्म कर दीजिए कि जैसे iOS है या एंड्रॉयड है जो हम प्ले स्टोर इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, तो क्या ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड की जा सकेगी? कोई चार्जेस नहीं होंगे और वो हर शख्स इसको डाउनलोड भी कर सकता है? और साथ साथ ये भी बता दें कि कितना टाइम लग सकता है कि आम आदमी को इस पर एक्सेस होगी? जैसे मैंने आपको कहा, जैसे ही रेगुलेटर्स उसको अप्रूव कर देते हैं तो हमारी तरफ से तो तैयार है। हम मार्केट उस वक्त करेंगे जब रेगुलेटर उसे अप्रूव कर देता है। दूसरा आपका सवाल क्या था? कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी डाउनलोडिंग में इस्तेमाल करने के लिए? देखें, कहीं ना कहीं तो पैसा इन्वॉल्व होता है। आप पीसीआर कराते हैं तो अगर हुकूमत नहीं पैसे एक पेशेंट नहीं पैसे देता तो हुकूमत देती है, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आना होता है। यानी कि लेकिन ये है कि पीसीआर की निस्बत उसके बहुत सस्ता होगा और आम आदमी की पहुंच में होगा, और इसको आप दिन में कई मरतबा, इतना अफोर्डेबल है कि आप दिन में कई बार कर सकते हैं। आप स्कूल एंटर हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आप शॉपिंग प्लाजा जा रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अफोर्डेबल होगा और हर शख्स इसको इस्तेमाल भी कर सकता है, इजीली एक्सेस में होगा आपके, चाहे आप घर बैठे हैं, आप स्कूल में हैं, अगर बच्चे हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने तफसीलन हमें बताया। डॉक्टर साहब, नकीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अभी हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो शोबिस इंडस्ट्री की उस शख्सियत की बात करेंगे जिसने फिल्मी दुनिया को, ड्रामों को खुदा हाफिज कह दिए, बाय बाय कह दिए। क्यों, ये बताएंगे हम आपको इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि एक शोबिस की ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने फिल्मों को, ड्रामों को खुदा हाफिज कह दिया, लेकिन वजह क्या बनी अब हम आपको बताएंगे। तो जनाब, मुख्तलिफ ड्रामों और फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा और मॉडल ज़ैनब जमील ने शोबिस इंडस्ट्री को खुदा हाफिज कह दिया। ज़ैनब जमील का कहना है कि अपनी रूहानी नशोनुमा के लिए उन्होंने ये अहद किया है क्योंकि ये आसान सफ़र नहीं है। शैतान आपके मकसद से आपको बार बार हटाने की भरपूर कोशिश करता है, आपको वरगलाने की कोशिश करता है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमने सोचा कि हम ज़ैनब को इनवाइट करते हैं, उनसे जानते कितना मुश्किल है ये। तो साबिका अदाकारा ज़ैनब जमील हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ैनब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। चमक धमक से भरपूर शोबिस इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कितना मुश्किल था, और वो क्या चीज़ थी, वो क्या बात थी, या कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको मुतासिर किया कि अच्छा फिल्मों और ड्रामों को छोड़ देना है, किनारा कशी इख्तियार कर लेनी है अब इससे? वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। अच्छा, हमेशा से मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि मुझे इंडस्ट्री छोड़नी है या नहीं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। और ये जो 3-3.5 साल का अरसा मैं कुरान क्लास तो लेती रही और अपनी इस्लामिक स्टडीज़ एंड दीन के बारे में जानना, ये मेरा सफ़र तो जारी था। बट मुझे ये समझने में 3 तकरीबन साल लग गए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई एंड एवरी मुस्लिम्स एंड एवरी ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। तो जब वो बात आपको समझ में आ जाती है तो शोबिस इंडस्ट्री तो बहुत ही एक उसके सामने छोटी सी बात होती है कि आप शोबिस में हैं या आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके लिए फिर आपको देखना है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, आपके लिए, आपकी इटर्नल लाइफ के लिए प्रायोरिटी क्या है। तो जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ, देखें, मैं किसी के भी प्रोफेशन को बुरा, मैंने पहले भी कहा, नहीं कह रही। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, जहाँ जितनी ज़िंदगी को मैं समझी हूँ, जितना ज़िंदगी को अब तक मैं समझी हूँ, वो मेरी समझ के मुताबिक मुझे ये बेहतर फ़ैसला लगा और मैंने अनाउंसमेंट कर दी। सो या मुझे ऑनेस्टली इंडस्ट्री छोड़ने से ज़्यादा ये जानने का तजस्सुस था कि व्हाट इज़ दैट जिसके लिए मैं इस दुनिया में भेजी गई हूँ। तो वो इन माय ओपिनियन फॉर मी वो शोबिज़ नहीं था। अच्छा ज़ैनब, आपने ख़ुद भी सोशल मीडिया पोस्ट पर ये कहा कि ये आसान सफ़र नहीं था और शैतान मकसद से हटाने के लिए भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन इस मुश्किल सफ़र को कामयाबी से तय करने के लिए खुद आपने क्या प्लान बनाया है? जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है। एवरीबडी नोज़ शैतान इज़ ऑलवेज़ ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट अस। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे बेहतर हल यही है कि आप अपने आप को सराउंड खुदा की बताई हुई तालीमात और उस तरह के लोगों से करें। एंड बड़ा आसान प्लान है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट फॉलो दी ऑर्डर्स गिवन बाय अल्लाह। जो खुदा का हुक्म है उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो इतना कोई प्लान बनाने की हमें ज़रूरत है नहीं। और बस अब ये है कि मुझे इस चीज़ को जारी रखना है, अपनी स्टडीज़ को, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आई कैन एक्सेल इन इट। और इंशाल्लाह ज़ैनब, हमारी भी यही दुआ है कि आपका ये सफ़र इसी तरह से जारी रहे। अच्छा, मुझे बताएं कि फैमिली मेम्बर्स या एंटरटेनमेंट से जुड़े जो आपके दोस्त हैं, उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया? फैमिली तो बहुत सपोर्ट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली फ्रेंड्स तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बट ऑनेस्टली मुझे सबसे ज़्यादा खुशी लोगों की है, मेरे फैंस, मेरे फॉलोअर्स, आम लोग जो इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज़ भी नहीं करते, दे आर मेकिंग अकाउंट्स टू मैसेज मी, टू कंग्रेचुलेट मी, एंड आई एम सुपर, I'm very happy and very, I feel very blessed. Actually, when I posted this on Instagram, my intention was not that कि मुझे आम लोगों को ये बात बतानी है। बेसिकली मेरा मकसद ये था कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, अब उनको एक एक को बताने से बेहतर है कि बंदा आप एक पोस्ट कर दें so that लोग जान जाएं। But the response
एंड द मैसेजेस, कितने लाख मैसेजेस मेरे ऐसे पड़े हैं जो अभी तक मैं खोल ही नहीं पाई हूँ, बट मैंने लोगों को शुक्रिया जिस हद तक हो सका है 1 by 1 भी किया है, और एक जनरली भी मैंने पोस्ट में शुक्रिया सबका अदा किया है। तो सपोर्ट की ज़रूरत, सपोर्ट इतना मैटर नहीं करती मेरे लिए, बट वो जो प्यार और दुआएं हैं उनसे बहुत खुशी मिलती है जो कि मुझे मिली। अच्छा, आपने सपोर्ट की बात तो की है, लेकिन अपने फैंस और साथी स्टार्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं अपने फैंस और तमाम लोगों को मैसेज ये देना चाहूँगी कि जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया है ना, अक्सर हम लोग इस दुनिया में आते हैं और बस ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं, उस मकसद का हमें पता ही नहीं चलता है। हमें किसने भेजा है, खुदा ने भेजा है, क्यों भेजा है, जानते ही नहीं है और चले जाते हैं यहाँ से। तो जो रियल वर्ड है ना, इटर्नल वर्ड, जन्नत और वर्ल्ड आफ्टर, डे ऑफ जजमेंट के बाद का जो सफ़र है वो है असली सफ़र। तो एक जैसे प्लेटफॉर्म होता है ना, दिस वर्ल्ड इज़ जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आपने असल सफ़र शुरू करना होता है। ट्रेन पे बैठ के जाते हैं, वहाँ मंजिल वो होती है। तो अगर आप अपना मतलब सारा जो है गलतियाँ वो प्लेटफॉर्म पे ही कर देंगे, ट्रांजिट पे ही कर देंगे, तो कुछ अनजाने में करते हैं, अनजाने में इस तरह कि उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं है। कुरान सिर्फ हमारे घरों की शेल्फ्स की जीनत है, और सॉरी टू से बट बचपन में पढ़ा दिया जाता है उस एज में जिस एज में इंसान को अपना नहीं पता होता। कारी साहब आते हैं, कुरान पढ़ा के चले जाते हैं। वो एज कुरान जैसी किताब को समझने की मेरा ख्याल नहीं होती। हमें चाहिए कि जब हम थोड़े से समझदार हो जाएं, शाऊर आ जाए हमें, तो हम कुरान को सीखने की कोशिश तो करें। हमारे पेरेंट्स ने हमें समझाया ही नहीं है, बताया ही नहीं है, सिर्फ ये बताया कि कारी साहब से कुरान पढ़ना है या कोई फौत हो गया है तो सिपारे पढ़ने हैं। वो भी करें, ज़रूर करें, बट दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ कुरान एक्चुअली मेंट फॉर। दैट इज़ नहीं है, कुरान इसलिए नहीं है, कुरान सीखने के लिए है। कुरान और हदीस का इल्म हासिल करें। आपने जो मुझसे पूछा मेरा मैसेज क्या है, इल्म हासिल करें तो ही तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ करने क्या आए हैं, क्यों आए हैं आप यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच। मेरे लिए आप लोग सब दुआ कीजिएगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की, और मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, और मेरी भी दुआ है सब लोगों के लिए कि अल्लाह पाक आप सबको मेरे साथ कुरान सीखने और लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आप लोगों की दुआओं से अल्लाह मुझे भी इस चीज़ में आगे बढ़ते रहने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। आमीन ज़ैनब, और अल्लाह आपका इस सफ़र इसी तरह से जारी रहे। बेहद शुक्रिया आपका। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ की बात करते हैं जिसका कराची वालों ने बेहद इंतज़ार किया कि कब चलेगी, कब उसमें सफ़र किया जाएगा। लेकिन जब वो चल पड़ी तो सवाल उठा कि क्या कराची सर्कुलर रेलवे जो प्रोजेक्ट है वो रेल इदारे के लिए सफ़ेद हाथी बनने लगा है, क्योंकि अखराजात ज़्यादा है और आमदनी बहुत कम है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? ये जानने के लिए समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने शहरियों के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गए और आवाम से बात की और देखा कि दिन के औकात में या रात के औकात में वो लोग जो कि बसों में, कोचेज़ में और 6 सीटर मुसाफिर रिक्शे में सफ़र करते हैं, तो बहुत कम मुसाफिरों के साथ सफ़र उन्होंने भी किया और उन्होंने कोशिश की जानने की कि क्या मसाइल हैं, क्यों वो KCR का रुख नहीं कर रहे, और अगर कर पा रहे हैं तो हो सकता है उन्हें वहाँ पर कोई मसला। तो खुर्शीद की ज़ुबानी जानते हैं कि लोगों ने क्या कहा। बड़े एहतमाम से खबर चलाई गई कि सर्कुलर रेलवे सफ़ेद हाथी बन गया और गुज़िश्ता 20 रोज़ में यौमिया 5 लाख के अखराजात यानी 1 करोड़ के अखराजात और आमदनी सिर्फ 4 लाख रुपए। क्या वाकई सर्कुलर रेल सफ़ेद हाथी बन गया है? जानते हैं, मालूम करते हैं, रेल का तकाबुल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से और फिर बताते हैं कि हकीकत है क्या। अभी हम सफ़र रिक्शों में जा रहे हैं, 15-20 रुपये में पहुंच जाते हैं यहाँ से वहाँ, और वैगन वगैरह में 15-20 में पहुंच जाते हैं। कोई इस रेल में सफ़र किया कभी? हाँ किया, पहले करते थे, अब तो बंदी पड़ी, चल नहीं रही भी। अगर चलेंगे तो दोबारा सफ़र करेंगे? क्यों नहीं, ज़ाहिर बात, जब करीबी घर से करीबी मिल जाएगा यहीं सफ़र तय करेंगे। यहीं से घर से निकले, यहाँ आके बैठ गए। अभी तो फ़िलहाल इस चीज़ के बारे में कोई नहीं है, जैसे कि जब चलेगी तो उसका जैसे टिकट वगैरह मुझसे लोगे तो तब जाके सफ़र किया जाएगा।
अब चलेगी तो करेंगे ना सफ़र, जब चलेगी नहीं तो कहाँ से सफ़र करेंगे। सिटी स्टेशन से पिपरी तक महज 4 ट्रेनें चलाकर ये खतरनाक के सर्विस जो है खसारे में जा रही है, दुरुस्त नहीं है। रेलवे के इस दावे को शहरी मुस्तरद करते हैं। और सबसे अहम बात यह कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल ये है कि सुबह शाम में बेपनाह रश नज़र आता है, लेकिन दोपहर के औकात में उनमें मुसाफिर बहुत कम नज़र आते हैं। तो क्या वो बसें चलना बंद हो जाती हैं? क्या वो रिक्शे चलना बंद हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। यके बाद दीगरे वो सवारियाँ चल रही होती हैं, मुसाफिर कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो सर्विस चलती रहती है। बिल्कुल इसी तरह रेलवे हुक्काम को चाहिए कि सर्कुलर रेलवे को पूरी तरह बहाल करें, ट्रेनों की तादाद बढ़ाएं, बिल्कुल पहले की तरह। उसके बाद अंदाज़ा होगा कि मुसाफिर ट्रेन में सफ़र करते हैं या प्राइवेट बसों का रुख करते हैं। महज अदालतों और आवाम को गुमराह करना दुरुस्त नहीं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो जनाब खुर्शीद भैया ने खूब बताया कि कराची वाले किस तरह से देखते हैं इस तमाम तर मंसूबे को। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि अपने एक टीम मेंबर को मैं बुलाऊँ यहाँ पर। और कल हमने शाहजेब की बर्थडे के बारे में बात की, बर्थडे सेलिब्रेट की। अब हमारी एक टीम के बड़े अच्छे बड़े ख़ास से मेंबर हैं नसीम भाई। आप इतना शर्मा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप आ जाएँ। और जनाब इनकी बर्थडे भाई, मैंने सोचा इन्हें क्यों ना हम ऑनर विश करें। हैप्पी बर्थडे, अल्लाह पाक आपकी आने वाली जिंदगी खुशगवार मजीद बनाए। आप जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं ऐसे ही मुस्कुराते हैं। हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। खुश रहें, जैसे हमारी मदद करते हैं मामले में आप ऐसे करते रहें। इतना ब्लश क्यों कर रहे हैं मुझे बताइए ना, गाल जो है बिल्कुल लाल हो गया आपके। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो गई थोड़ा सा बता दें। बोले बोले बोले, अब सब सुन रहे हैं। अच्छा, 18-20 साल हो गई है कि अभी इससे कम है? 32 हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो अब आगे आने वाली जिंदगी में क्या प्लान किया, क्या करना है? एंकर बनना है। एंकर बनना है भाई, शादी जैसे। हमारी सीट को खतरा है। नहीं, आपकी सीट को खतरा है। नहीं, मेरे साथ तो आप कर लेंगे ना। अच्छा चले, जो अब हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, आपने एंकर बनना है, कुछ ना कुछ तो तैयारी। अच्छा सा मैसेज देने, छोटा सा जल्दी। एंकर के अंदाज में ना एक अच्छा सा मैसेज मैं चाह रही हूँ आप दें, जल्दी से देते हैं आप। कोई भी मैसेज, कोई भी आप उनको कहना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ जिंदगी के बारे में, कोरोना के बारे में कुछ कहते हैं। लोग कोरोना के बारे में एहतियात नहीं करते, जरा आवाम को बताएं कि कोरोना के बारे में एहतियात क्या करें, मास्क का इस्तेमाल क्या करें, इस्तेमाल करेंगे, और फासला रखा करें, आपस में दूर दूर खड़े हुआ करें, फासला रखा करें, और क्या करें, और मास्क लगाएं, और मास्क लगाएं। ठीक है, चले भाई, हमारे जो टीम के मेंबर हैं नसीम भाई, उन्होंने खुद भी जो है वो ये मैसेज दे दिया। और एक और अच्छी खबर आज ही के दिन इनसे मुतालिक मैं बता दूंगी, इनकी शादी भी होने जा रही है। कब है शादी आपकी? ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे दुल्हन सामने बैठे हैं। अच्छा, अभी लड़की ढूंढ रहे हैं? हाँ, अच्छा, अभी लड़की ढूंढ भाई। हम चाह रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग नसीम भाई को देख रहे हैं, अगर कोई अच्छी लड़की जो है वो चाह रही है शादी करना, नसीम भाई से हमसे राब्ता कर सकते हैं ताकि हमसे रिश्ता करवा। बड़े 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 अच्छे इंसान हैं और बड़ी अच्छी इनके अंदर क्वालिटीज है। चाय भी बड़ी अच्छी बनाते हैं ये, तो मुझे जो है वो कभी ग्रीन टी आने लगी। शुक्रिया नसीम भाई, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। शुक्रिया शुक्रिया। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, और किस चीज़ की बात करने वाले हैं? हम ऐसी चीज़ की बात करने वाले हैं जो मेरे ख्याल में जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है, दुनिया भर में, और ख़ासतौर पे अमेरिका की हम बात करते हैं तो वहाँ पर 911 का जिक्र किया जाता है। अब हर मदद एक फ़ोन की दूरी पर होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने शहरियों की मदद के लिए पाकिस्तान एमरजेंसी हेल्पलाइन पहल लाने का फैसला कर लिया है। नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। पहल अमेरिका की 911 तर्ज की मरकजी हेल्पलाइन होगी, जिस पर फ़ोन करके शहरी हंगामी हालत में मदद तलब कर सकेंगे, जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, नादरा है, एम्बुलेंस है, गैस और बिजली कंपनियों से भी यह हेल्पलाइन आपको मुंसलिक करेगी। इस सर्विस के बारे में हम अक्सर हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखते हैं, तो इस पहले इसके बारे में रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हेल्पलाइन, क्योंकि आपको किसी किस्म की मदद आपको चाहिए हो, आप इस हेल्पलाइन के थ्रू कर सकते हैं। बाहर के मुल्कों में हम ये भी देखते हैं कि स्कूलों में बाकायदा बच्चों को ये हेल्पलाइन के बारे में बताया जाता है, ताकि अगर घर में कोई इमरजेंसी होती है तो वो इस नंबर पर कॉल करते हैं और हर किस्म की जो इमरजेंसी की सूरत होती है उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जो टीम्स हैं वो घर पर पहुँच जाती हैं और पहुँचने के बाद उनकी मदद करती हैं। तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, और पाकिस्तान में भी अब इसको लॉन्च करने का सोचा जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब ने। अमीन साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पहल से मुताल्लिक बात करने के लिए मेरा पहला सवाल तो यही है कि कहां तक पहुंचा पहल का काम, बाकायदा ऐलान इस ऐप का कब होगा? वालेकुम अस्सलाम। अच्छी खबर है कि वफाकी हुकूमत हमेशा अवाम की सहूलत के लिए कोई ना कोई काम करना चाहती है,
और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी चीज़ को देखते हुए जिसे कहते हैं वफाकी हुकूमत और बिलखसूस मिनिस्ट्री ऑफ IT ने फैसला किया है कि अवाम को 1 विंडो इमरजेंसी सोल्यूशन टू द पब्लिक इस प्रोवाइड किया जाए और उसका नाम पहल रखा जा रहा है। पहल का मतलब हो गया कि पाकिस्तान इमरजेंसी हेल्पलाइन। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ IT का अपना झेली इदारा है NTC, नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, उसने इस पर अपना बाकायदा तमाम काम शुरू तकरीबन कहते हैं कि तमाम बेसिक काम मुकम्मल करके तैयार रखा हुआ है। हमें सिर्फ एक फाइनल अप्रूवल की ज़रूरत है और फाइनल अप्रूवल होने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आइंदा 4 से 5 से 6 माह के अंदर अंदर ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, आप समझते हैं कि कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले लाजिम तौर पर यह है कि हम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लें। और स्टेक होल्डर में इसमें कौन कौन आता है? आप ये समझते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड है, नादरा है, जिसे 1122 है, और इसी तरह एदी और छिपा भी है। तो इन तमाम और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है कि ये हमें लाजमी तौर पर सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो यस, वी आर जैसे तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत का अमल जारी है। जैसे ये प्रोसेस मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह ताला इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये हुई कि जो मिनिस्ट्री ऑफ IT का अपना झेली इदारा है NTC, वो ना सिर्फ ये कि इस ऐप सॉफ्टवेयर को होस्ट करेगा बल्कि इसको सिक्योर करने में भी अपना कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस बारे में ये भी बता दीजिएगा कि अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों को समझ नहीं आती है कि कॉल करनी कहाँ है हेल्प के लिए। तो आपको लगता है कि ये आने के बाद, ये हेल्पलाइन आने के बाद ये जो मसला है ये हल हो जाएगा? आवाम को पता होगा कि हमने जब इस पर कॉल करनी है तो वो खुद ही देखेंगे कि इमरजेंसी के लिहाज से उनको किस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। शाज़ेब, प्रॉब्लम ये है कि मुझ जैसा आदमी या मैं समझता हूँ आप हम कोई भी हो, तो कभी हम एदी के लिए कोई नंबर ट्राई कर रहे होते हैं, कभी 15 के लिए पुलिस कर रहे होते हैं, गैस के लिए अलग नंबर ट्राई कर रहे होते हैं। तो अब क्या होगा कि एक नंबर इश्यू हो जाएगा जो पाकिस्तान के तमाम शहर और देहातों में एक जैसा होगा। मैं समझता हूँ फिर इसके अंदर मीडिया, आपका चैनल हो या बड़े बड़े चैनल अगर इसको हाईलाइट एक दफ़ा कर देंगे तो लोगों के फिंगर टिप पर आ जाएगा। फिर रात हो या दिन, मैं समझता हूँ कि एम्बुलेंस बुलाना हो, फायर टेंडर बुलाना हो, एडी वालों के पास जाना हो, या कहीं खुदा न खासा आग लग गई है तो वो मसाइल को भी हल करने के लिए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ IT का एक ज़बरदस्त इक़दाम है। इंशाअल्लाह ताला इससे पाकिस्तान के अवाम को ज़बरदस्त सहूलत मैसर है इंशाअल्लाह। अच्छा मीन साहब, एक और चीज़ रहनुमाई कीजिएगा, जैसे कि कोई भी सफ़र कर रहा है मोटरवे पर और वहाँ पर कॉल की जाती है, जो आपने ये जो हम हेल्पलाइन लेकर आ रहे हैं इस पर, तो वहाँ पर मदद दरकार होगी ना? वो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमें अभी तक ये बीट नहीं दी गई? देखिए, मैं समझता हूँ, जैसा मैंने कहा कि स्टेक होल्डर के साथ मैंने अर्ज किया कि सूबाई हुकूमत भी, तो यकीनन हम मोटरवे पुलिस भी एक स्टेक होल्डर, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। और मैं समझता हूँ कि जिस बड़े पैमाने पे पिछले 15 और 20 साल में हाईवे को डेवलप किया गया है और अब बड़ी तादाद में लोग जिसे कहते हैं कि ट्रेन और हवाई जहाज़ के बजाय अपनी गाड़ियों पे भी सफ़र करते हैं। यस, वी विल मेक श्योर कि हाईवे के ऊपर भी और मोटरवे के ऊपर भी इस हेल्पलाइन को लाजमी तौर पे सिक्योर किया जाएगा और मेक श्योर किया जाएगा कि ये तमाम की तमाम जगहों पर, यानी हाईवे अगर 1000 किलोमीटर है तो कोशिश की जाएगी मिनिस्टर ऑफ IT की तरफ से कि तमाम स्टेक होल्डर, जब मैं स्टेक होल्डर कहता हूँ तो टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलकोस कंपनी है, आइदर इट्स अ जोंग, आइदर इट्स अ यूफोन, आइदर इट्स अ मोबाइल लिंक या टेलीनॉर, इन तमाम लोगों को मेक श्योर किया जाएगा कि हाईवे के ऊपर इनकी फैसिलिटी मौजूद हो ताकि अवाम इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके, इस तरह से फ़ायदा उठा सके। अच्छा अमीनुल साहब, आप हमारे साथ हैं तो कुछ सियासी बातें भी कर लेते हैं। मुल्क में सियासी हलचल भी है, ज़रा ये बताइएगा कि आप तो नज़र भी रखे हुए हैं, तो इतनी खामोश क्यों है MQM? शाज़ेब, MQM खामोश नहीं है, बल्कि MQM जिसे कहते हैं कि जो हज़ब मुखालिफ जमात है और बिलखसूस जो सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, उनके हर जिसे कहते हैं कि हर ऐलानात और हर अमल पे नज़र रखी हुई है। और आप सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान जब PDM का जलसा कराची में हुआ और 10, 11, 12 जमातें इसमें मौजूद थी, लेकिन अफसोस क्या था, कराची के अवाम ये पूछते थे, हैदराबाद के अवाम ये पूछते थे कि शहर सिंध के मसाइल को नहीं उठाया गया। कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला है, अभी कुछ देर पहले आप कराची सर्कल रेलवे की रिपोर्ट दिखा रहे थे, ट्रांसपोर्ट का मसला है, पानी का मसला है, नौकरी का मसला है, इन पे कोई सियासी जमात आवाज़ नहीं उठाती है। द वन एंड ओनली MQM पाकिस्तान वही सियासी जमात है जो कराची को, हैदराबाद को, मीरपुर खास को ओन करती है।
और अपने अवाम, अपने वोटर, अपने सपोर्टर के साथ खड़ी रहकर उनके हक में आवाज़ उठाती है। अब और मैं समझता हूँ कि यही इसके कामयाबी का राज है। तो अमीन साहब, अभी जो मुल्क के सियासी माहौल है, आप किस करवट ऊंट को बैठते हुए देख रहे हैं? हम क्योंकि जाहिर सी बात है पीडीएम बड़ा एक्टिव है, फिर हमारी जो हुकूमत वक्त है वो जो उनका आगे से रिएक्शन है वो भी सबके सामने है, तो आप मुल्क का सियासी माहौल किस जानिब जाता हुआ देख रहे हैं? मैं देखें, MKM एक जैसे कहते हैं जमहूरी सियासी जमात है जो पाकिस्तान के आइन और कानून पर जैसे कहते हैं कि अमल करते हुए अपनी सियासी जद्दोजहद कर रही है। और इसी वजह कर हम समझते हैं कि जो पार्लियामेंट का, जो असेंबली का जो टेन्योर होता है, वो इलेक्शन अगर 25 जुलाई 2018 को हुआ है तो मैं समझता हूँ उसको 5 साल मुकम्मल होना चाहिए। और 5 साल मुकम्मल होने के बाद तमाम सियासी पार्टी दोबारा फील्ड में जाएँ, अवाम के पास जाए, अगर उनका मंशूर अवाम को पसंद आता है वो उसे वोट देकर मुंतखब करते हैं। MKM क्या चाहती है? MKM 2-3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चाहती है कि मुल्क में हर सूरत में ज़ीरो टॉलरेंस पर करप्शन हो। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इसके लिए हम वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं। नंबर 2 कि मुल्क में जमहूरी रवायत को कायम दायम रखा जाए हर सूरत में, और मैं समझता हूँ इसके लिए वफाकी हुकूमत के साथ MKM कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, यानी पार्लियामेंट की बारादस्ती, जो भी फैसले करने पार्लियामेंट के जरिए किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इन 3-4 इश्यूज़ के ऊपर वफाकी हुकूमत के साथ MKM की एक अंडरस्टैंडिंग है और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। होना क्या चाहिए? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आप ये समझिए कि पूरे मुल्क के बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोरोना की जो वायरस फैल रही है, पैंडेमिक फैल रहा है, इसमें एज ए सियासी लीडर के तौर पे मुझे और जो दूसरे सियासी पार्टी के लीडरान को, उनको एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अब इस पे जो मुख्तलिफ जलसे हो रहे हैं, चाहे लाहौर हो, कराची हो, मुल्तान हो, यकीनन इससे मैं समझता हूँ कि पेंडेमिक फैलने में इजाफा हो रहा है। हमें एज ए बुर्दबार और एक समझदार और जैसे कहते हैं कि लीडर होने के नाते अब वो तमाम जिम्मेदारी अपने कंधे पर भी लेना है और अवाम को बताना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जलसा करें। अब मैं समझता हूँ लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, मतलब पहले मैं क्लियर कर दूँ कि MKM क्या है। MKM कहती है कि यस, तमाम सियासी पार्टी को जलसे, जुलूस, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये समझती है कि लीडरान के ऊपर जिम्मेदारी भी बनती है कि वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। और फिलहाल हम समझते हैं कि अगर जलसे को मौखर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात पहुंचाई जा सकती है तो हज़ारों अवाम को इस पैंडेमिक से बचाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि कोरोना की वबा मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एहसास होना चाहिए लीडरान को कि ऐसा ना करें। आप तो हुकूमत का साथ दे रहे हैं, क्या सपोर्टर्स और वोटर्स जो MKM के हैं वो भी आपके साथ खड़े हैं, मुतमईन है आपसे? $1 मिलियन क्वेश्चन शादिब। मैं समझता हूँ कि MKM पाकिस्तान हमेशा अपने वोटर, सपोर्टर और कारकुनान की आवाज़ को पार्लियामेंट पे और काबीना में भी पहुंचाती रही है। अब आप देखें कि MKM के लापता कारकुनान की बात हो, MKM के दफातर MKM को ना देने की बात हो, MKM ने हमेशा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। कराची में तरक्याती, अगर आप देखते हैं कि 1.1 ट्रिलियन कराची डेवलपमेंट पैकेज पे दिया गया तो किसकी ख्वाहिश और कोशिशों के बदौलत हुआ? ये MKM के ख्वाहिश और कोशिशों के बदौलत हुआ। और MKM इस बात को मेक श्योर कर रही है, आई रिपीट कि MKM इसको मेक श्योर कर रही है कि ये 1.1 ट्रिलियन हर सूरत में शहर कराची पर खर्च हो। आपके सामने खुशखबरी मौजूद है कि सूबाई हुकूमत ने जिसे कहते हैं कराची में 44 फायर टेंडर होते हैं, अब 44 में से 30 फायर टेंडर ख़राब है। वफाकी हुकूमत के हेल्प के साथ 50 फायर टेंडर इंशाअल्लाह ताला अगले 2 महीने में कराची पहुंच जाएगा। चाइना से तैयार, अब उसकी सिर्फ शिपमेंट होनी बाकी है। कराची के हमको ना सिर्फ 50 फायर टेंडर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद होंगे, इसके साथ साथ तो 2 बाउजर भी आ रहा है। इसी तरह आप देखें ग्रीन लाइन का मनसूबा बस के लिए टेंडर इशू कर दिया गया। अमीन साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है जो आप गिनवा रहे हैं ना कि फायर टेंडर्स वाला या ये जो ग्रीन लाइन वाला है, लेकिन वो जो 1100 अरब की बात सुनते आ रहे थे जिसपे कराची वाले थोड़ी सी उनको खुशी मिली, फिर वो थोड़ी सी खुशी थोड़ी सी ऐसी पता नहीं शायद छीन ली गई, जरा इस पे भी मुझे बता दें। महक मैं आपको अर्ज करूँ, आप ही देखिए इसमें मेरा ख्याल है कि 5-6 मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट हैं। उस कॉम्पोनेंट में अगर पानी है, सीवरेज है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, तो असूलन तौर पर महक आपको अंदाज़ा है कि तमाम काम जो है, ये तमाम कॉम्पोनेंट बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। सूबाई हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी की नाअहली और कराची दुश्मनी और कराची के अवाम से सियासी इंतकाम के बिना पर अब वफाकी हुकूमत ये काम कर रही है। वफाकी हुकूमत ने इन जो 5-6 कॉम्पोनेंट थे उसमें 3 कॉम्पोनेंट अपने हाथ में लिए। नंबर 1
K4 का मनसूबा। K4 का मनसूबा आप केलम में कि 2009 से वो मेरा ख्याल है PC1 तैयार होकर सिंध हुकूमत के हवाले किया गया। सिंध हुकूमत की नाअहली वो फाइलों में पड़ा रहा। वो नाअहली की तो बातें हम पीपल्स पार्टी की करते हैं कि ना जाने कितनी दहाइयों से पीपल्स पार्टी के मैं K4 पे आया। रिप्रेजेंट तो आप कर रहे हैं ना वफाकी हुकूमत में। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आप इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं ना कराची की, तो वो 1100 अरब का जो पैकेज था उस पर कोई पेशरफ्त हुई? मैं अवाम ये जानना चाह रहे हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल शादिब में हर्ज कर देता हूँ, मुझे 1 या 2 मिनट आप दे दें। देखिए K4 का मनसूबा वफाकी हुकूमत अपने हाथ में लिया, सूबाई हुकूमत से रिक्वेस्ट करके उसके तमाम डॉक्यूमेंट वफाकी हुकूमत अपने हाथ में लिया और फौरी तौर पे क्या फैसला किया कि उसमें वापडा को इन्वॉल्व किया। वापडा के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम ने फिजिकल K4 का दौरा करके चली गई, एक स्टीयरिंग कमेटी बन गई है और वफाकी हुकूमत ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अब ये K4 का मनसूबा जो पहले 26 अरब रुपए का था, अगर ये 100 अरब का भी होगा तो K4 का मनसूबा वफाकी हुकूमत 3 साल में मुकम्मल करके देगी। ग्रीन लाइन का मनसूबा मैंने आपको बता दिया, जिसमें 12 अरब रुपये PSDP भी रखे गए थे। इंशाअल्लाह ताला सुरजानी से लेकर नुमाइश तक जून में आप देखेंगे कि कराची का नौजवान, कराची की खवातीन, कराची का बुजुर्ग भी ये 20 रुपये या 30 रुपये देकर एयर कंडीशन बस पे सफ़र करने के काबिल हो जाएगा। इसी तरीके तीसरा मनसूबा जो वफाकी हुकूमत अपने हाथ में लिया था वो डॉकयार्ड से लेकर पेपरी तक, जिसे कहते हैं कि फ्रेट ट्रेड का, तो फ्रेट ट्रेन का, तो मैं समझता हूं कि वो उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी जो है कंसल्टेंट हायरिंग करने के लिए अखबारात में इश्तिहार दे दिया है, तो वो भी अपने प्रोसेस पर चल पड़ा है। जो जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी, वफाकी हुकूमत ने उस पर काम शुरू कर दिया है। अब आप अगले चंद महीनों में देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला लाजमी तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू हो जाए इंशाअल्लाह। अमीन साहब, हम भी यही चाह रहे हैं कि कराची की आवाम ने जितनी मुश्किलात झेल ली हैं, देख ली हैं, मसालिस्तान बन चुका है कराची, लेकिन अब वक्त है कि कराची की आवाम के लिए कुछ किया जाए। अब जून का भी वो कह रहे हैं कि इंतजार करें, जून तक एयर कंडीशन बसेस चल जाएंगी। हमें शिद्दत से इंतजार है, कराची के जो शहरी हैं वो भी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि जो एयर कंडीशन बसेस हैं ये जून में जाएँ और इस्तेमाल होना शुरू हो जाएँ। खैर आगे बढ़ लेते हैं। एक और खबर हमारे पास है। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में डॉल्फिन एहलकारों ने खातून के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी है और मुबैना मुकाबले के दौरान मुलजिम हलाक भी हो गया है। जी, क्या मामला ये जानेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर बताइएगा। जी, लियाकताबाद के इलाके में अकबर शहीद रोड पर पुलिस और एक मुबैना अगवा कार के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि जो मारा जाने वाला मुलजिम है उसकी शनाख्त जहांगीर के नाम से हुई है और ये 4 लोग मिलकर एक खातून को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे और रिक्शे में जबरदस्ती उसको बिठा रहे थे। पुलिस पहुंच गई मौका पर, डॉल्फिन एहलकार मौका पर पहुंच गए, जिनके साथ फायरिंग का तबादला हुआ। तबादले में जहांगीर नामी मुलजिम जो है वो हलाक हो गया है, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए हैं। पुलिस ने उस रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हुमायूं नाम है रिक्शा ड्राइवर का, जिसने पुलिस को यह बयान दिया है कि ये 4 मुलजिमान खातून को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने खातून को हिफाजती तहवील में ले लिया है और मारे जाने वाले मुलजिम की लाश जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि अभी मामले की तफ्तीश जारी है। डॉल्फिन एहलकार जिन्होंने फायरिंग के तबादले में इस मुलजिम को मारा है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और मारा जाने वाला मुलजिम है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो साफ का रिकॉर्ड याफ्ता है। ठीक, बेहद शुक्रिया जहांगीर आपका। और भी खबरें हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, मगर अभी हम क्या करेंगे, ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम जैसे कि पूरे प्रोग्राम में बात करते आए कोरोना के हवाले से, तो जब हम उसकी वैक्सीन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहला जो जिस मुल्क का नाम सिर में आता है अमेरिका का, अमीर ममालिक अब वैक्सीन ख़रीदने में भी गरीब ममालिक का इस्तेहसाल करें। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी और बरतानवी इदारे ऑक्सफैम पर मुश्तमिल पीपल्स वैक्सीन अलायंस ये कह रही है कि अमीर मुल्कों ने अपनी आबादी से 3 गुना ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें वक्त से पहले ही खरीद ली हैं और उनका ये कहना है कि 2021 में तकरीबन 70 गरीब ममालिक अपनी आबादी के सिर्फ 10वें हिस्से को वैक्सीन फराहम कर पाएंगे। अच्छा, मतलब है कि जो गरीब ममालिक हैं वो तो इंतजार करते रहे कि जब तक उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती, उसके बाद ही पाकिस्तान को या जो दीगर ऐसे ममालिक हैं जिनको ज़रूरत है उनको मिल सकेगी। क्या फ़ायदा इंसानी हुकूक की तंजीमें बनने का? फिर बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंसानी आगे बढ़ जाते हैं और इंसान तरक्की करते जा रहे हैं और अब बर्फानी रीच भी किसी से पीछे नहीं है। ये क्या बात है, अब वो इंसानों को ईमेल भेज रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? देखिए ना, वो कह रहे हैं जी, नॉर्वे पोलर इंस्टीट्यूट के साइंसदान जॉन आर्स
को बर्फानी रीछों के पैगाम मौसूल हो रहे हैं और हर साल साइंसदान 70 बर्फानी रीछों पर सैटेलाइट कॉलर लगाते हैं जिनसे हर ट्रांसमीटर 24 घंटे में एक मरतबा सैटेलाइट कॉल देते हैं। इसमें उनकी नकलो हरकत और दीगर मालूमात होती है। ये कॉल है, बात नहीं करते। अच्छा, मतलब वो उनके ट्रांसमीटर्स के थ्रू जो है वो सेंड होती है। हमारी इससे जानवरों पर अब जो आबो हवा की तब्दीली है उस पर जो असरात पड़ते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या असरात होते हैं इन ट्रांसमीटर्स के थ्रू। तो ये एक इंटरेस्टिंग खबर है। हम कहते हैं कि जानवर नापैद होना शुरू हो गए हैं, उनकी नस्ल जो है वो खत्म हो रही है। क्या वजह है, ये क्या वजूहत है? आई थिंक इसी पर अब साइंस जो है मजीद तरक्की कर रहा है। जब साइंस तरक्की करे, हर इंसान तरक्की की जानिब बढ़ा है, बच्चे बच्चियां भी तरक्की की जानिब बढ़े हैं। पोलैंड की 20 साल लड़की ने 14,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाकर हवा में रक्स करके सबको हैरान कर दिया। और दुबई के मशहूर इलाके जुमेरा के मकाम पर नौजवान लड़की ने पैराशूट के जरिए छलांग लगाई और हवा में महारत के साथ रक्स का मुजाहरा किया। वैसे मुझे बड़ा शौक है कि मैं भी कभी जुमेरा बीच पे जो है ना ये पैराग्लाइडिंग करूं या पैराशूट के थ्रू जाऊं। नहीं, रक्स तो खैर ये बड़ी बात है कि मैं कूद जाऊं जहां से, रक्स तो बात की बात है। तो खैर इनकी जो महारत है वो हमारी स्क्रीन पे देखी जा सकती है, कैसे उन्होंने बाकायदा पूरे जो ये स्टेप्स किए हैं हवा में। मेरे ख्याल में इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि इतना एयर प्रेशर होता है, उसमें अपनी बॉडी को एक शेप में लेके आना, मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ा प्यारा व्यू लग रहा है जो फुटेज बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत है। सवाल तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया, रक्स आता है? नहीं, रक्स आता है लेकिन हवा में नहीं आता मुझे। तो जनाब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त देखी जा रही है और ये जो लड़की है माजा जो खूब करतब दिखा रही है, इनकी वीडियो खूब वायरल भी हो रही है, लोग दाद भी दे रहे हैं। लेकिन इस तरह करते हुए अपने दिलों को थाम लेना चाहिए क्योंकि अब जिनको बुलंदी से डर लगता है उनको तो वैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। जैसे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती ना, मुझे कुछ शौक है ऐसा करने का, मैं जो कर रही हूँ बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा हम दोबारा से मौसम की बात करते हैं। पहले हमने ये देखा था कि मौसम बदल रहा है और कितना बदलेगा, लेकिन इस बदलते मौसम में होता क्या है कि बच्चों को खांसी, नज़ला, बुखार शुरू हो जाता है, माँ बाप परेशान हो जाता है। मुल्क भर में यही सूरत हाल है, 5 में से 2 बच्चे जो है नज़ला और बुखार उन्हें हो रहे हैं। ऐसे में वालिदैन को क्या करना चाहिए? क्योंकि हर कोई ये समझ रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर है और खुदा न खास्ता अगर नज़ला, ज़ुकाम, ये खांसी है तो ये कह रहे हैं कि शायद कोविड है। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये कोरोना से अलग है और इस मौसम में बच्चों का फिर ख्याल भी ज़्यादा रखना पड़ता है। और ख्याल कैसे रखा जाए, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि बच्चों को दी जाएँ और बच्चों को इन मौसमी असरात से महफूज रखा जाए। इसी तमाम तर मामले पर हमने एक दफ़ा फिर से बुलाया है डॉक्टर अनोखी खानम को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहबा का मैं तारुफ भी करा दूँ, पीडियाट्रिशियन फ्रॉम एप्पल ट्री पीडियाट्रिक्स, ऑल्सो डायरेक्टर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ IRD पाकिस्तान। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए बताना, बड़ी मुश्किल से अल्फाज होते हैं। जब आप किसी को बताती हैं या कोई पूछता है तो एमी हैरान होते हैं कि है ना लंबा? या होते हैं। फिर आप क्या कहती हैं उन्हें? आप भी हैरान पूछते हैं ना कौन सी डॉक्टर, मैं बोलती हूँ दोनों। अच्छा, हम मैटर पे बात कर रहे हैं, दोनों हम इस पे बात कर लें कि आजकल क्योंकि कोरोना वबा भी है और मुख्तलिफ वायरसेस भी हैं जो बच्चों में ख़ास तौर पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं और चल रहे हैं। अब समझ नहीं आती कि हमें कि अगर खांसी हो रही है तो ये कोरोना की वजह से हो रही है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई थ्रोट इन्फेक्शन है, क्या है? अब क्या करना चाहिए आपके बारे में, आपके ख्याल में खासतौर पर बच्चों के लिए एहतियात कैसे करनी चाहिए? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में मुझे पहली चीज़ जो बताना चाहती हूँ, इम्यूनाइजेशंस, ठीक है, ताकि हम ये भूल नहीं जाएं। प्लीज़ आप अपने बच्चे के हिफाजती टीके करवाएं हैं, मेक श्योर इट्स अप टू डेट, अपने EPI कार्ड जाकर चेक करके देख लेना, ठीक है। आमतौर पर बच्चे को वायरल इन्फेक्शंस होती है, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि बुखार हो रहा है, या आजकल कोरोना वायरस के बारे में भी बहुत परेशान हो रहे हैं एक्सेट्रा, और लोग भूल जाते हैं कि आमतौर पर जस्ट वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, मगर वायरल इन्फेक्शन कैन टर्न इनटू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उससे हम बच्चे को टीके के साथ प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे पास अभी कोरोना वायरस की टीका नहीं आया, मगर हमारे पास न्यूमोकोकल वैक्सीन आया है, हमारे पास हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा B वैक्सीन भी आया है एक्सेट्रा। तो हम इन टीकों के दौरान थ्रू दिस वी कैन प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम निमोनिया, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको अपने बच्चे, जब आपके बच्चे को वायरल हो रही है, ठीक है, बुखार दोनों बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में होती है। बुखार वायरस में अनलेस दे आर वेरी ऑब्वियस सिम्टम्स, हमें भी नहीं पता चलता कि ये कोविड है या नहीं, कोरोना वायरस है या नहीं, ठीक है।
तो आपको मैं अपनी सारी पेरेंट्स को बोल रही हूँ आजकल, क्योंकि बच्चे में माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स होती है कोविड की, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो रही है, ठीक है, आपको बस यू नीड टू डू द SOPs, प्रैक्टिस करना चाहिए। जिसको भी घर में अगर माइल्ड भी सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या SOPs हो सकते हैं, तो आपको मास्क पहनना चाहिए, ठीक है, आइसोलेट। अगर कोई भी है जिसको नज़ला ज़ुकाम हो रही है, आपको प्लीज़ उसको आइसोलेट करें, एंड ख़ास तौर पर फ्रॉम योर एल्डरली एंड वनरेबल पॉपुलेशन से, ठीक है। मेजॉरिटी इंस्टेंस में ज़्यादातर ये इट मोस्ट प्रॉब्ली विल बी नॉर्मल वायरल एपिसोड, मगर अनलेस यू टेस्ट यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू सी द डिफरेंस, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद रखना है इन चीज़ों पर फोकस करने के इंस्टेड ऑफ फोकसिंग सो मच, आपको देखना है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बच्चा का सेहत कैसा है, ये इस बीमारी के साथ क्या कर रहा है, इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, एट्सेट्रा। और रेड फ्लैग्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेड फ्लैग्स। लोग बहुत परेशान होते हैं, दवाई देकर वो भूल जाते हैं कि रेड फ्लैग्स क्या होती है बच्चों के। नंबर 1, आपको याद रखना है खांसी का सिरप बच्चे को बिल्कुल नहीं देना। अच्छा, माँ बाप तो फौरन बच्चे हल्की सी खांसी होती फौरन सिरप दे देते हैं। एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। हमें पता है ये काम नहीं करती, ठीक है, और जो भी दवाएं आप बच्चे को देंगे उसकी साइड इफेक्ट्स होगी। दो भी दवाएं किसी को देंगे उसकी साइड इफेक्ट्स होगी। पहला तो कफ सिरप हो गया रेड फ्लैग्स में। एंटी एलर्जीज वायरल एपिसोड्स में कोई जगह नहीं रहती है, ठीक है। एंटी वायरल्स डू नॉट वर्क, एंटी एलर्जीज डू नॉट वर्क, ठीक है। तो ये देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात होती है फीवर जो होती है, दोनों वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होती है, मगर जैसे मैंने बोला है बच्चों को ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस होती है। बच्चों को 7 या 8 दफ़ा सीजन में वायरल इन्फेक्शंस होती है, नॉर्मल है ये, नॉर्मल होती है। खासतौर वो जो बच्चे जो 6 साल के कम उम्र के बच्चे, जितने भी छोटा है इतना ही ज़्यादा होता है, जल्दी कैच कर लेता है ना। हाँ, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम एक्सपोज नहीं हुई, फुली डेवलप्ड है मगर एक्सपोज नहीं हुई। वो डेवलप इम्यून सिस्टम ऐसे ही होता है कि उनको वायरसेस होते हैं और फिर वो रैपिडली जो है बेहतर हो जाता है। एग्जैक्टली। फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है आपके बच्चे का हाउ आर दे डूइंग, ठीक है। अगर बुखार हो रही है तो बुखार की 4 वो रेड फ्लैग्स होती है, पहली बार रेड फ्लैग्स होती है कि बुखार कहाँ से आ रही है। अगर आपके बच्चे का नज़ला ज़ुकाम खांसी मोशन या कुछ हो रहा है तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि बुखार कहाँ से आती है, ठीक है। बुखार बच्चे को कुछ नहीं करेगा, बुखार का मतलब बच्चे जिस्म लड़ रहा है, ठीक है। ये पहली चीज़ है। अगर आपके बच्चे को बुखार हो रही है, बुखार का मतलब 100.4 उसके ऊपर, 9900 इज़ नॉट बुखार, 100.4 100.4, ठीक है। अगर आपके बच्चे को बुखार हो रही है मगर कोई दूसरी सिम्टम्स नहीं है, ये पहली परेशानी की बात हुई, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर आपको डॉक्टर के पास ले जाना है, ठीक है। दूसरी वाली चीज़ है, अगर बुखार हो रही है बच्चा क्या कर रहा है। अगर बच्चा बहुत सुस्त हो रहा है, लेटा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो बुखार को ट्रीट कर लेना, ठीक है। दवाई दे देना, कपड़े उतार देना। दवाई अगर आपके बच्चा ऊंचा ऊपर नीचे छलांग मार रहा है, इधर उधर भाग रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है नाक चल रहा है, बुखार हो रहा है, मगर बच्चा ठीक है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप इसी का जिक्र करिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ और ये बात भी कर लेते हैं कि मौसम कुछ ड्राई है, कुछ खुश्क होता जा रहा है और ये ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, तो ये ह्यूमिडिफायर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और मेरे ख्याल में उसकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। तो कोई इसका ऑल्टरनेट है जो इस्तेमाल किया जा सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आप रिकमेंड करें, क्या किया जा सकता है, उसका हल क्या है? क्योंकि इस फॉर एन ऑल्टरनेट फॉर दिस, कभी कभार क्या पेरेंट्स क्या करते हैं, वो स्टीम लगा देते हैं। प्लीज़ ये नहीं करना। मेरे पास बच्चे आए हैं जिनको बर्न्स हुए हैं, जले हुए हैं, ठीक है। एक बच्चा था जो माँ ने वहाँ पर स्टीम वाला बकेट डाला था, छोटा वाला बच्चा 2 साल का बच्चा, उसके पूरा हाथ अंदर जाए, यहाँ तक पूरी बर्न हुई थी। एंड दिस वाज मिड पैंडेमिक, ठीक है। हम पूरी लॉकडाउन में थी, परेशान हो रहे थे कि हमें बच्चे को अस्पताल नहीं ले जाना चाहते। एंड आई एम लाइक, मैं इसको टेलीमेडिसिन के दरमियान ट्रीट नहीं कर सकती, आपको उसको फ़ौरन अस्पताल ले जाना होगा। तो प्लीज़ इसके अलावा हम घर में ह्यूमिडिटी, दिस इज़ ए प्लस, ठीक है। अगर हम कर सकते हैं तो आप करना चाहिए, मगर अगर आप कर नहीं सकते तो प्लीज़ डू नॉट डू डेंजरस ऑल्टरनेटिव्स। ये ख़तरनाक ऑल्टरनेटिव मत करना। नाक साफ कर, बच्चा का नाक बह रहा है तो उसको साफ करना, नॉर्मल सेलाइन होती है, अक्सर प्रॉब्लम होती है बच्चों की। ये आप दुकान से खरीदा, खुद ही नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये स्टेराइल वाटर के साथ बनती है, ठीक है। तो सेलाइन नोज स्प्रे जो होती है, नाक की जो नमक पानी जो होती है जो नाक साफ करते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग टू क्लीन द नोज एंड हेल्प विद द कॉफ। शहद 1 साल बच्चे की उम्र के जो ऊपर होते हैं ना, वो आपको पता है, एक साल के बच्चे बार बताती है। और हमारे होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है फौरन शहद खिला दो। शहद 1 साल के कम उम्र के बच्चे को प्लीज नहीं देना चाहिए, ठीक है। बहुत खतरनाक होती है, बच्चे माजूर जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है।
तो मैं हर वक्त बोलती हूँ मगर फिर भी मुझे जब भी मैं जाती हूँ ना लोगों मेरे पास लोग ये तो बड़ी कॉमन एक ट्रेट है कि वो शायद चटा देते हैं बच्चों को कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, मगर 1 साल के बाद चेंज हो जाती है। क्या खिलाएं फिर? हाँ, तो क्या कुछ भी नहीं 6 महीने के नीचे उम्र के बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, बस और कुछ और नहीं, कोई दवाई कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आपका बच्चा बीमार है आपको डॉक्टर के पास ले जाना है। लेकिन इससे जो ऊपर के एजेस के बच्चे हैं, ये तो आपने 1 साल से कम उम्र के बच्चों की बात की है, जो इससे थोड़ी सी ज्यादा एज है 4-5 साल के हैं, 6 साल के हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो बीमार होते हैं या खांसी नज़ला होता है, रनी नोज होती है, तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो क्या करना चाहिए, इसका क्या हल है, उनको कैसे किस डाइट पे लाना चाहिए? अच्छा, तो ये डाइट के नाम छोड़ना चाहिए, ठीक है। हर वक्त मेरे पास थिंग्स, मुझे डाइट प्लान दो, मुझे डाइट प्लान, देयर इज नो डाइट प्लान, ठीक है। जब हम बीमार होते हैं, आप खुद ही सोचे, जब आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है या मोशन हो रही है, आपकी कौन सी एपेटाइट है खाने की? एपेटाइट नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पीना, पानी पीना, ठीक है। अगर आपके बच्चा फ्लूइड्स ले रहे हैं मगर पानी खास तौर पर, दैट इज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। और अगर आपके बच्चा बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है, बिल्कुल खाना है, मेरी जो एक छोटी सी चीट है, ठीक है, मैं बोलती हूँ कि ORS अगर बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है, सॉल्ट्स पूरे हो जाते हैं उसमें, मगर प्लीज़ कोई जूसेस और सोडाज और ये सारी चीज़ें मत देना। और फिर पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं खाना नहीं खा रहा है, मतलब उसने डोनट खाया या उसने ये पता नहीं हलवा खाया, ये वो खाया, तो हमने दे दी। आइसक्रीम चाहिए था बच्चे का, कुछ और नहीं खा, फ्राइज दे दिए, बर्गर दे दिया। मेरा मतलब इसका मतलब है बच्चा खा रहा है। हाँ। लेकिन ये चीजें खा रहे हैं ना, तो आप ये चीजें क्यों दे रहे हैं? बच्चा ठीक थोड़ी होगा, नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात भी है, ठंडे खाने से, ठंडा दूध, ठंडा पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कहते हैं कि ठंडा दूध आप पी रहे हैं, सर्दियों में जूस पी रहे हैं तो आपको फ्लू हो जाएगा। नहीं, ये फिर से ये मिथ्स है बहुत सारी। These are all myths, प्लीज मुझे एम्फसाइज करनी है। जरासीम से बीमार होती, ठंड से बीमार नहीं होती। ठंडी मौसम में खास तौर पर जो ठंड और ड्राई खुश्क मौसम होती है, उसके अंदर वायरसेस बहुत जल्दी से फैलती है। हाँ, और इसलिए हमें ये इतना फिक्र है सबको कि एपिडेमियोलॉजिस्ट एक्सेट्रा कि जब ठंडी मौसम आएगी तो कोरोना वायरस के साथ क्या होगा, हाउ इज इट गोइंग टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि हमें पता है कि बहुत जल्दी से फैलती है। और मैंने पहले भी बोला है, जब ठंड होता है कि हम क्या, और यही वजह है मेरे ख्याल में अनोखी साहिबा कि ये जो कोरोना वायरस है सर्दी में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही हमने डिस्कशन की इस बारे में, और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफा हम जरूर बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सहराए चोलिस्तान अपने वसत के लिए तो मशहूर है, लेकिन इसमें कदीम सकाफत के कुछ ऐसे मोती बिखरे हुए हैं जिनकी चमक धमक सदियों बाद भी मात नहीं पड़ सकी है। कदीम तारीख और सकाफत की ऐसी एक निशानी कला दरावड़, जिसकी सैर कराएंगे एहसन अंसारी। चोलिस्तान के बीचों बीच 40 बुर्जों से तैयार फने तामीर का शाहकार कला डेरावर 1.5 किलोमीटर रकबे पर फैले इस किले की बुनियाद हिंदू राजाओं ने रखी। सिख भी हुक्मरान रहे, अब्बासी नवाबों ने किले को फतह करके इस्लामी परचम लहराया और सामने संगे मरमर से मस्जिद भी तामीर करवाई। कदीम सकाफत की निशानियां दिखाता और गुजरे वक्तों की कहानियां सुनाता, ये किला तारीख के सफ़हात पर भी नुमाया है। इस किले की तारीख तो बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि ये कबल मसीह दौर में तामीर हुआ और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की हम असर तहजीब, हाकड़ा तहजीब की कई निशानियां इसके इर्द गिर्द पाई जाती हैं। दिफाई हिकमत अमली के पेश नज़र इस किले में कैद खाने, कुएं, ज़ेरे ज़मीन तामीरात और सुरंगों का जाल भी बिछाया गया था। फांसी घाट और बहुत सारे कैद खाने यहाँ पे मौजूद हैं। अगरचा ये आज अपनी असली हालत में मौजूद नहीं, लेकिन इनकी बाकियात आज भी यहाँ पर है। ये किला बज़ाहिर जो ऊपर से नज़र आता है, इससे नीचे अंडरग्राउंड इसमें इससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ पर सुरंगें भी हैं जो कई किलोमीटर लंबी हैं। सदियों तक वक्त के सितम का मुकाबला करने वाले इस किले को अब ये दरारें फतह करने वाली हैं। अगर इसकी मरम्मत ना हुई तो ये तारीखी विरसा बस किताबों में जिंदा रह जाएगा। ये किला दरावड़ दिफाई और तारीखी अहमियत का हामिल तो है ही, मगर अपनी तर्ज तामीर के हवाले से भी एक शाहकार है। एहसन अंसारी, समा, चोलिस्तान, बहावलपुर।
तो ऐसा ने हमें सैर करवा दी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ढेर सारी खबरें आपके साथ दोबारा से शेयर करेंगे, लेकिन आपने करना ये है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। घर से बिला ज़रूरत बाहर प्लीज़ ना निकले। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, समाजी फासले को मेंटेन करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।